तो फर्स्ट हम चलते हैं साइकोपैथोलॉजी की ओर, कि साइकोपैथोलॉजी बेसिकली होती क्या है। तो साइकोपैथोलॉजी के अंदर क्या होता है कि बेसिकली हम स्टडी करते हैं, ये एक साइंस है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की, उसकी क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसकी कॉजेस की, और उसकी डेवलपमेंट, मतलब कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं वो पैदा कैसे होते हैं, वो आते कैसे हैं, और उसकी क्या क्या रिजल्ट होते हैं, आउटकम क्या क्या निकलती है, वो सारे हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो ये चीज क्लियर है कि साइकोपैथोलॉजी क्या होती है हमारी, एक साइंस है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की, कॉजेस की, डेवलपमेंट की, कि कैसे डेवलप होते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, और उसकी आउटकम्स क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, ये होती है हमारी साइकोपैथी। ठीक है, अब ये 1913 में हमें मतलब कि आई थी, कि साइकोलॉजी हमारी पहले से चल रही थी, लेकिन साइकोलॉजी की अलग अलग ब्रांचेस नहीं बनी थी इसमें। ये पीपीटी है ना, मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके। हाँ, पीपीटी और नोट्स भी हैं, एक्चुअली नोट्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, तो आपको मतलब दिक्कत नहीं होगी, जैसे कि अगर आप प्रिंट आउट लेके उसी से पढ़ना चाहो तो आप तो ये हमें दी थी कार्ल जेस्पर जी ने दी थी। साइकोलॉजी हमारी पहले से चल रही थी, लेकिन जो इसकी अलग अलग ब्रांचेस थी वो मतलब कि नॉन नहीं थी, तो इसको अलग अलग ब्रांचेस में जब बांटा गया तो साइकोपैथोलॉजी तब हमारे सामने आई थी। तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो हमें दी थी कार्ल जेस्पर जी ने दी थी, जो कि हमारे 1913 में दी थी, ये हमने कार्ल जेस्पर जी का पिक्चर ली गई है। अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हमने जैसे बात की स्टडी में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो हमने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात की थी, सिम्टम की बात की थी, कॉजेस की बात की थी, डेवलप कैसे होता है और उसके आउटकम क्या क्या होते हैं। अब इसमें थोड़ी सी और भी इंक्लूड किए हैं हमने, जैसे कि इसमें सिम्टम्स कौन कौन से होंगे मेंटल इलनेस के, ठीक है, वो इसमें इंक्लूड किया है। बिहेवियर कैसा होगा ऐसे लोगों का जिनके अंदर मतलब कि पैथोलॉजी वाले सिम्टम्स होंगे, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिनके अंदर होगा उनका बिहेवियर कैसा होगा। कॉजेस क्या क्या होंगे हमने इसकी बात की थी। कोर्स ऑफ एक्शन मतलब कि कैसे हम लोग उस पर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उन चीजों को, मतलब जो दवाइयाँ होती है, मेडिकेशन होता है, ट्रीटमेंट, हम उनका कैसे कैसे प्रोसीजर क्या रहेगा उसका, उसको अप्लाई करेगा। डेवलपमेंट की जो डेवलपमेंट होती है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की, वो कैसे होती है यहाँ पे, जैसे कि उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है ना, जैसे स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तभी पनपते हैं। देन हम आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर, कि ट्रीटमेंट कैसे होता है। फिर इसमें कैटेगराइजेशन, कि कौन कौन सी कैटेगरी में बांटा जाए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बहुत सारे टाइप होते हैं, सोमैटोफॉर्म होता है, बाकी हमारे कॉग्निटिव टाइप होते हैं, स्किजो टाइपल है, या ओसीडी है, तो बहुत सारे टाइप, जीएडी है, तो बहुत सारे हैं। तो उसको कैटेगराइज किस बेस पे किया जाए, वो भी इसी के अंदर आता है, कैटेगरी कैसे वो करनी है। फिर स्ट्रेटेजीज है कि उसको ट्रीट कैसे किया जाए, उसकी कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक हो सकती है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। ठीक है, बाद में है कि वो वर्क इन साइकोपैथोलॉजी, इसके अंदर कौन कौन से लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो कि हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स को देखते हैं। फिर हमारे आते हैं काउंसलर्स, काउंसलर जो हमारी काउंसलिंग करते हैं, जो मेंटल इलनेस की काउंसलिंग करते हैं, जैसे स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है। फिर आते हैं क्रिमिनोलॉजिस्ट, ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपने भी देखा होगा कि क्रिमिनल जो होते हैं उनका चेकअप के लिए बुलाया जाता है, कि उसके पीछे की मतलब की स्टोरी क्या थी, या फिर उनके पीछे की थॉट प्रोसेस क्या होता है कि वो कोई भी क्राइम करते हैं। तो इसलिए मतलब कि जब जेल वगैरह होती है, या जज किसी को सजा सुनाता है, तो एक बार ये ना उसको क्रिमिनोलॉजिस्ट को भी बुलाया जाता है वहाँ पे, जो कि इसमें डील करते हैं, मतलब कि ऐसे तो डॉक्टर्स जो, हाँ जी, हेलो, क्रिमिनोलॉजिस्ट क्या अलग होता है क्या, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से अलग होता है? हाँ, साइकेट्रिस्ट जैसे होते हैं ना हमारे, उसमें कुछ लोग होते हैं जो क्रिमिनोलॉजिस्ट में मतलब कि वो कर लेते हैं, पढ़ाई कर अच्छा। लेते हैं, कि क्रिमिनल जो होते हैं उनकी क्या क्या थॉट प्रोसेस होते हैं उसके पीछे के, हाँ हाँ। है ना, तो वो चीज। फॉरेंसिक साइकोलॉजी भी इसके अंदर आते हैं क्या? हाँ, फॉरेंसिक आ सकते हैं इसके अंदर, लेकिन फॉरेंसिक में भी एक और डिपार्टमेंट होता है। जैसे फॉरेंसिक में ये हो सकता है कि जैसे पर्सन ने कोई क्राइम कर दिया, उसके बाद हम उससे ना डायरेक्ट नहीं पूछते, लेकिन क्रिमिनोलॉजिस्ट में हम उससे ना डायरेक्ट इंटरव्यू करके उसके पीछे की कहानी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उसका थॉट प्रोसेस क्या है। फॉरेंसिक में वो पता लगाते हैं, अपने आप पता लगाते हैं, यहाँ पे मतलब कि डायरेक्ट हम इंटरव्यू कर सकते हैं, या फिर कई बार आपने ये भी देखा होगा कि बार पर्सन मतलब कोर्ट में जाते हैं, तो किसी क्राइम से बचने के लिए मतलब कि मतलब कि एक्टिंग करते हैं, ड्रामा करते हैं पागल होने का, कि उनको मतलब कि जो सजा होती है फांसी वगैरह की सजा से बच जाए, और उनको मेंटल असाइलम में मतलब भेज दिया जाए, और वहां से वो निकल जाए, ड्रामा करते हैं।
लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसलिए क्रिमिनोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है ये चेक करने के लिए कि इस पर्सन को मतलब कि इंसेन है, ये अनसाउंड माइंड का है या फिर पागल होने का खाली दिखावा करता है, ठीक है, इसलिए बुलाया जाता है। और कई बार यहाँ पे साइकेट्रिस्ट को भी बुलाया जाता है, ठीक है। फिर आता है मैरिज एंड फैमिली थेरेपिस्ट। फैमिली थेरेपिस्ट हमें पता है मैरिज काउंसलिंग जो करते हैं या फैमिली थेरेपी जो करते हैं, जैसे कि मैम ने एक केस भी डिस्कस किया था अभी जो हस्बैंड वाइफ के था कि वाइफ अच्छा फील नहीं कर रही थी, है ना। तो वो होता है हमारी मैरिज काउंसलिंग में या फैमिली थेरेपिस्ट में फैमिली काउंसलिंग आ जाएगी पूरी फैमिली की। आप मैरिज में प्री मैरिज काउंसलिंग भी आ जाएगी, आपकी पोस्ट मैरिज काउंसलिंग भी आ सकती है, डिवोर्स काउंसलिंग भी आ सकती है इसमें, ठीक है। पहले ये मैरिज काउंसलिंग के अंदर ही आता था, अब ये मतलब कि डिवोर्स काउंसलिंग को अलग कर दिया गया है। पहले इसी के अंदर था मैरिज काउंसलिंग, क्योंकि जो फैमिली थेरेपिस्ट होते हैं वो ही इन तीनों चीज से डील करते हैं, प्री मैरिज से भी, पोस्ट मैरिज से भी और फैमिली थेरेपी से। बाद में आते हैं नर्स और प्रैक्टिशनर। जैसे आपको पता है कि नर्स जो होती हैं वो मेंटल असाइलम वगैरह में जो काम करती हैं या फिर जुवेनाइल सेंटर में जो काम करती हैं वो भी इसके अंदर आएंगी, है ना। मैंने काम किया था हाँ, मैं एज ए बोलने वाली थी कि नर्स। आपको ज्यादा आइडिया है इसके बारे में। तो आपको भी मतलब कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट मिलते होंगे जो अचानक हाँ से बहुत पैनिक रिएक्ट करते हैं कि हम सही नहीं हो रहे हैं, हमारी मतलब प्रॉब्लम ये है कि दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, आपकी दवाइयाँ कैसे काम कर रही है, या मेरे को दर्द में आराम नहीं मिल रहा है अभी तक। मतलब सीधा पैनिक हो जाता है, एंजाइटी बहुत होती है उन लोगों में, हाँ सही नहीं हो रहा है। अपनी विल पावर अगर स्ट्रॉन्ग रखेंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगी तो दवाइयाँ वर्क करेंगी। साइकेट्रिस्ट इसके अंदर आ गए। बाकी आपके आगे सोशल वर्कर की, सोशल वर्कर्स भी क्या करते हैं कि सोशली जो प्रॉब्लम होती है उनसे डील उनको करना ही होता है, तो हाँ वो भी इसके अंदर आ जाता है। ये सारा हम जो पढ़ रहे हैं ये सारा बेसिक है, मतलब कि सिर्फ हमारी बुक को समझने के लिए, कि इस पे कोई क्वेश्चन हाँ वगैरह हाँ आने वाले हैं नहीं, सिर्फ ये है बुक को नहीं समझने के अंदर है, इसलिए मैंने मतलब कि बहुत छोटा छोटा लिया हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा मतलब डिटेल में नहीं है ये। अब हम्म, है साइन ऑफ साइकोपैथोलॉजी, मतलब कि हम कैसे बोल सकते हैं कि किसी पर्सन को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, हम कैसे बोले किसी पर्सन को मेंटल इलनेस है। तो क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, चेंज इन ईटिंग हैबिट, ईटिंग हैबिट में मतलब कि चेंज आ सकता है उसका, कि एक टाइम पे खा नहीं रहा है, कभी चार चार टाइम खा रहा है, कभी एक टाइम पे बहुत ज्यादा खा रहा है, दो टाइम बिल्कुल नहीं खा रहा, इस टाइप से। तो हम्म, ईटिंग डिसऑर्डर भी इसी के अंदर आते हैं साइकोपैथोलॉजी के लिए, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जितने भी टाइप होते हैं। तो ईटिंग हैबिट में चेंज हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, मूड में चेंज हो सकता है, कभी लो मूड है कभी हाई मूड है, एक्सेसिव वरी आ सकता है, एंजाइटी हो सकती है, फियर हो सकता है, किसी चीज से डर लगता है, एंजाइटी हो सकती है, टेंशन हो सकती है, फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस, कोई आ गया कि स्ट्रेस वाली फीलिंग, कुछ करने का मन नहीं करना, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट नहीं कर पाना। कई बार होता है ना कि हम लोग भी पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे हो जाता है कि तब लॉन्ग टाइम के लिए ये चीज होती है, तब वो मेंटल इलनेस कहलाती है। अगर हम बोले कि एक हफ्ते तक हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हो सकता है घर में कोई प्रोग्राम रहा हो, इस वजह से हम कंसंट्रेट ना कर पा रहे हो, बट अगर यही मतलब 2-3 महीने तक लगातार ये चीज चलती रहती है, तो ये इसको हम बोलेंगे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया इस पर्सन को, या मेंटल इलनेस हो। फिर होता है इरिटेट होना या एंगर इश्यूज होना, वो भी, ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म में आएंगी। अगर 2-3 दिन के लिए हो रही है, एक हफ्ते के लिए हो रही है, तो हम इसको मेंटल इलनेस नहीं मानेंगे। लो एनर्जी फील करना, फीलिंग ऑफ फैटिक, थका हुआ फील करना, स्लीप डिसरप्शन, कभी तो नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, कभी मतलब कि जब सोना होता है तब नींद नहीं आती, रात को मतलब पूरी पूरी रात घूमते रहते हैं, नींद नहीं आती, सोने का ट्राई करते हैं बट नींद नहीं आ रही होती, और दिन में नींद आ रही होती है। जैसे कि आपने खुद पढ़ा था कि आज जब आप नर्स का काम कर रहे थे, आपकी क्या हो रहा था, शेड्यूल पूरा चेंज हो रहा था, स्लीप चेंज हो डिस्ट्रप्शन रहा हो रही थी, है ना। था हाँ तो इस चीज को तो आप मतलब भली बात ही समझ सकते हो। अब यही अगर लॉन्ग टर्म तक होता रहे तो क्या होता है, हमारे हार्मोनल चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण हमें मेंटल इलनेस, हो सकता साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अगर ये कुछ टाइम के लिए हो, हमारी विल पावर स्ट्रांग हो, हम उसको एडजस्ट कर पा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे तो प्रॉब्लम हो सकती है बाद में जाके। फिर होता है थॉट्स ऑफ सेल्फ हार्म और सुसाइड, खुद को नुकसान पहुंचाना या सुसाइडल थॉट्स आना। डेली रूटीन लाइफ से कॉप अप नहीं कर पा रहे हो, डेली लाइफ जो जा रही है आपकी वो अच्छी नहीं जा रही है। फिर विड्रॉवल फ्रॉम एक्टिविटीज एंड फ्रेंड्स, जो चीजें आपको अच्छा लगता था करना, कुछ हैबिट्स थी आपकी, कुछ हॉबीज थी जो करना आप पसंद था, लेकिन अब आप नहीं कर पा रहे, वो सारी भी इसके अंदर आएंगी। बाकी जो आपके दोस्त हैं, जिन लोगों से आप मिलना पसंद करते थे और सडनली क्या हुआ कि आपने उनसे मिलना ही छोड़ दिया, आप आइसोलेट मतलब रहना आपने स्टार्ट कर दिया, तो वो सारी चीज
इसके अंदर आ जाएगी। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स के बारे में। ये हमारे टाइप्स हैं, कुछ इसमें हमने दिए हुए हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये बेसिक टाइप्स दिए हुए हैं यहाँ पे। जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर भी होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर पढ़ा होगा, बाइपोलर डिसऑर्डर भी 4 टाइप्स के होते हैं। अब जो हमारे इसमें आएंगे ना, हम सारे पढ़ेंगे वन बाय वन करके। इनको है ना हम डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हमारे इसके चैप्टर्स आए। फिर डिप्रेसिव ऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स भी कई टाइप के होते हैं। डिसरप्टिव इम्पल्सिव कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर, कि बहुत ज्यादा इम्पल्स हो जाना, मतलब इमीडिएटली रिप्लाई चाहिए, इमीडिएटली पैनिक होना। जैसे कि इम्पल्सिव नहीं बोलते हम, बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो जाता है उनका नेचर, जैसे कि इमीडिएटली चाहिए होती है कोई भी चीज हो। जैसे कि आपने रोड पे भी देखा है, लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं जब आप देखते हो कि यार ट्रैफिक जाम हो गया, या सामने से कोई कार आ रही है, आपने उसके आगे कार लगा दी कि पहले हमें निकलने दे। तो वो बहुत ज्यादा इम्पल्सिव होते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर थोड़ा सा भी मतलब कि वहां पे मनमुटाव होता है तो वो होकी निकाल के चालू हो जाते हैं वहां पे लड़ना, है ना। अब वहां का तो मुझे पता नहीं कि वहां पे शायद इतना ना होता हो, लेकिन दिल्ली में ये चीज बहुत होती है। आपके वहां पे शायद कम होता होगा कि ये चीज की रोड ब्लॉक करना और ये सब। लेकिन जैसे मेट्रो सिटीज है, प्लेन एरिया है, जो वहां पे बहुत ज्यादा होती है। आपके वहां पे तो थोड़ा पहाड़ी एरिया आ गया, तो ये चीजें नहीं देखने को मिलेंगी इतना। लेकिन यहाँ पे तो ये होता है कि इतना ट्रैफिक होता है, अगर 4 बंदे सामने से, मतलब 4 गाड़ियां आ रही है, ब्लॉक कर दिया किसी ने, गाड़ी बीच में लगा ली, तो सीधा होकी निकलती है और उसको मतलब कि ताबड़तोड़ हो जाता है, वहां पे लड़ाई स्टार्ट हो जाती है कि अपना गाड़ी हटाओ वरना हमें निकलने यहाँ दो। पे तो नहीं होता है इतना। हाँ, यहाँ पे नहीं होता, लेकिन दिल्ली में तो मतलब कि आप दिन में मतलब कि एक ना एक केस ऐसा देख लोगे अपनी लाइफ में। अगर नॉर्मल अगर आप बाहर जाते हो ना, आपको ऐसा केस देखने को मिल जाएगा। ये हालत है। डिसोसिएट डिसऑर्डर होते हैं। इसमें सारे होते हैं कि हम अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर लेते हैं। इसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में हमने बात की थी। ईटिंग डिसऑर्डर बुलिमिया है, जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा है, कि बहुत ज्यादा खाना या बिल्कुल नहीं खाना, फिर वॉमिटिंग करना, वेट लॉस करना, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। मतलब कि जो ईटिंग डिसऑर्डर कब हम बोलेंगे किसी को ईटिंग डिसऑर्डर हो गया है, जब उसकी मतलब कि खाने की हैबिट बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्टिव हो जाएंगी, जो कि उसकी बॉडी को हार्म करेंगी। जैसे कि इसमें हमने पढ़ा था एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि वेट लॉस का वो होता है ना, कि वेट लॉस करना हम चाहते हैं, हमें सोचते हैं कि नहीं ये एक परफेक्ट फिगर होता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना डाइट पे लगे रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसमें डाइट हम इतना ज्यादा कर लेते हैं कि हमारी एक्सरसाइज इतना कर लेते हैं कि हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उतनी हम अटेन नहीं कर पाते, उतनी एक्वायर नहीं कर पाते एनर्जी। तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं, हमें डिसऑर्डर हो जाता है, मेंटल इलनेस हो जाता है। न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर, जैसे जो इरेशनल बिलीफ से रिलेटेड होते हैं, कॉग्निटिव मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि हमने सीबीटी की थेरेपी पढ़ी थी, सीबीटी की थेरेपी में हमारे क्या थे, इरेशनल बिलीफ्स होते हैं, वो सारे न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर में आते हैं। कॉग्निटिव मींस मेंटल एक्टिविटी जहाँ पे जरूरत होती है। न्यूरो डेवलपमेंटल और डिसऑर्डर, जो हमारी न्यूरॉन से रिलेटेड होते हैं। डेवलपमेंटल जुड़ गया है, मतलब चाइल्ड से रिलेटेड है, जैसे ऑटिज्म है हमारा। ये सब तो बाय बर्थ होगा ना, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर तो बाय बर्थ होगा ना, क्या मतलब? बाय बर्थ वाला होगा ना। हाँ, इसका ये होता है कि जैसे कि जो बच्चे होते हैं ना, जैसे ऑटिज्म का हम पढ़ते हैं, जैसे कि जो डेवलप होते रहते हैं, डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जो चाइल्ड होते हैं वो जो डेवलप करते रहते हैं, उनमें हमें देखने को मिल जाता है। जैसे ऑटिज्म हो गया, ऑटिज्म में भी होता है स्पीच डिसऑर्डर हो गया, कम्युनिकेट नहीं कर पाते। एस्पर्जर सिंड्रोम है, एडीएचडी है, वो सारे इसमें आएंगे। स्पीच डिसऑर्डर आएंगे, वो भी इसमें आएंगे, जो बचपन से हमें देखने को मिलते हैं। या मेंटल रिटार्डेशन भी कई टाइप की होती है, कि जो हमें बचपन से देखने को पता चलता है कि पर्सन जो है मेंटल रिटार्डेड, कि वो सारी इसमें आ जाए। ओसीडी आ गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कि एक चीज की हमें लगता है कि नहीं जर्म्स हैं, हम बार बार हाथ को धो रहे हैं, बार बार मतलब रिपीटिव वे में एक ही काम कर रहे हैं बार, वो सारी चीज इसमें। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया। पर्सनैलिटी कई टाइप की हमारी हो सकती है, इसमें स्प्लिट पर्सनैलिटी भी आता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर आता है। बाकी ये होता है कि कभी आप बहुत अच्छा रिएक्ट करने लग जाते हो, कभी बहुत आपका मतलब पर्सनैलिटी ऐसी लगती है कि इसमें अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ जाएगा, कि आप लोगों को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हो। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि आप लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, ठीक है। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर आ जाएगा, कि आप पार्टीज गैदरिंग फ्रेंड से मिलना, ये सब चीजें अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हो। आपको लगता है कि लोग आपको जज कर रहे हैं, वो सारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इसमें आते हैं।
स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। स्किज़ोफ्रेनिया हमने बहुत बार पढ़ा है कि स्किज़ोफ्रेनिया होता क्या है। हमने एक डोरेमोन कार्टून देखा था जिसमें ये था कि डोरेमोन जो था एक इमेजिनेटिव कैरेक्टर है, कार्टून कैरेक्टर है जिसके अंदर क्या था, ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है। जो नोबिता था उसने इमेजिन कर लिया था अपने एक फ्रेंड को डोरेमोन को, क्योंकि वो है ना लोगों से बात नहीं करता, इमेजिन कर लिया। देन वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स उसको बताता, उससे बातें करता, लेकिन वो रियल में डोरेमोन वहां पे था ही नहीं, वो सिर्फ इमेजिनेशन थी उसकी। जब उसके पेरेंट्स को ये चीज पता चली तो वो साइकेट्रिस्ट के पास उसको लेके गए, 11 साल के बच्चे को, नोबिता को। एंड जहाँ पे उसको पता चला कि ये मेरी इमेजिनेशन है, तो उसको शॉक लगा काफी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो स्किज़ोफ्रेनिया में बेसिकली वही सिम्टम आता है, एक तो हेलुसिनेशन आता है, डेल्यूजन्स आ सकते हैं कि फॉल्स बिलीफ, चीजें इमेजिन करना। कई बार जैसे कि इसके बहुत सारे टाइप भी हैं कि अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझना, सबसे ज़्यादा पावरफुल समझना। या कई बार आपको लगता है कि जिस पर्सन को आप पसंद करते हो, आपको लगता है कि वो पर्सन आपके साथ मतलब कि पागल है प्यार में। मतलब कि ऐसे-ऐसे मतलब कि डिसऑर्डर इसके अंदर आते हैं। फिर आता है स्लीप डिसऑर्डर। स्लीप डिसऑर्डर का हमें पता है कि स्लीप डिसऑर्डर वो होता है जहाँ पे हमारी नींद प्रभावित हो जाती है। सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर होते हैं जहाँ पे मतलब फिजिकल सिम्पटम्स नहीं होते हैं, फिजिकल सिम्पटम नहीं दिखते हैं, लेकिन मेंटली सिम्पटम होते हैं। मतलब कि हमें फिजिकली प्रॉब्लम तो हो रही है, लेकिन उसके लिए हमारे पास फिजिकली प्रूफ नहीं है, कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है कि ये प्रॉब्लम हमें है। हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमें कोई मेडिकल रिपोर्ट में ये चीज शो नहीं होगी कि हमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो सिम्पटम्स हमारी बॉडी में होते हैं। जैसे कि मेरे को फीवर है, मेरे हाथ-पैर दर्द कर रहे हैं, या फिर मैं बोल रही हूँ कि मेरे से मतलब कि हाथ ही नहीं उठाया जा रहा। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, डॉक्टर ने मेडिकल टेस्ट भी कराए, लेकिन उसमें हमारे मतलब कि नॉर्मल आते हैं सिम्पटम्स। उसमें कोई सिम्पटम नहीं आएगा, उसमें नॉर्मल आएगा कि नहीं आपका हाथ ओके है। तो उसको हम बोलेंगे सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर। सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर आते हैं जैसे अल्कोहल, ड्रग, कोकीन, इन सब का जो सेवन करते हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ये नशा मुक्ति केंद्र वगैरह होते हैं, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। ड्रग्स बहुत ज़्यादा जो लोग लेते हैं, ठीक है? जिस चीज़ से भी हमें एडिक्शन हो जाता है, वो इसके अंदर आते हैं, सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर। फिर आता है ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, इसके अंदर आता है पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक ठीक है? Stress disorder. हाँ, स्टेट डिसऑर्डर। तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट होता है, उसको लेके हम मतलब स्ट्रेसफुल हो जाते हैं या फिर उससे हम बाहर निकल नहीं पाते हैं। अब कॉजेज़ देख लेते हैं, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, तो उसकी सिर्फ 3 ही कॉजेज़ हो सकते हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशियो कल्चर, ठीक है? बायोलॉजिकल जो कि हमारे जीन्स से रिलेटेड होते हैं, जीन्स मीन्स जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेंस करते हैं, अपने पेरेंट्स से लेते हैं। जो हमारे डीएनए में आया होता है। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे को शुगर है, तो मतलब कि ये अगर बायोलॉजिकल तो हो सकती है, कब हो सकती है? अगर मेरे पेरेंट्स को भी शुगर थी और जिन से वो चीज़ मैंने एक्वायर की है कि मेरे पेरेंट्स को भी है, तो 40% चांसेस हो जाते हैं कि मेरे बोथ पेरेंट्स में है, तो 40% चांसेस होंगे कि मेरे में भी होगी। अगर एक पेरेंट्स को है, चांसेस होंगे 10%, कि अगर मेरे एक पेरेंट्स को है, तो मेरे को 10% होने के चांसेस हैं वो चीज़, ठीक है? तो ये हम बोलेंगे कि जेनेटिक है। जेनेटिक तब हम बोलते हैं तो इसका मतलब है बायोलॉजिकल सिम्पटम आते हैं। साइकोलॉजिकल हो जाएँगी, साइकोलॉजिकल हम कब बोलेंगे? जब हमारे मेंटल रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है? मतलब मेंटल इलनेस की वजह से होंगी, जैसे स्ट्रेस हो सकता है डेली लाइफ में, या फिर हम अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं, हमारा जॉब अच्छा नहीं जा रहा है, वो सारे हमारे साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स आ सकते हैं। या बचपन में हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि हमारे पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया या मेरे पेरेंट्स सेपरेट हो गए, कस्टडी का केस चल रहा है, तो उससे मुझे जो स्ट्रेस होगा वो आपकी साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स में आएगा, ठीक है? नेक्स्ट हमारा होता है सोशियो कल्चरल। सोशियो कल्चरल के अंदर क्या आ जाएगा? जो आपके नेबर्स हैं, जो आपका कल्चर है, आप अपने कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं एडॉप्ट कर पा रहे हैं, एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो एनवायरनमेंट को, वो इसके अंदर आ जाएगा। आप अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं हो, आपका बिहेवियर अपनी सोसाइटी से अलग है, इस बात के लिए आपको सुनना पड़ता है बार-बार, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, वो इसके अंदर आ जाएगा। आपके घर में बाकी सब आपके बहन-भाई मतलब कि अच्छी पोस्ट पे हैं, इस बात का आपको स्ट्रेस हो रहा है, वो इसके अंदर आ सकता है। जॉब पे आप अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हो, वो इसके अंदर आ जाएगा। मतलब सोशियो का मतलब है कि जो आपकी सोसाइटी से रिलेटेड है, और कल्चरल का मतलब है जो आपके कल्चर से रिलेटेड है। जैसे कई बार होता है कि नॉर्मल एक कल्चरल बिलीफ्स हो जाते हैं कि अगर हमारे घर में सब एक चीज़ को मतलब प्रॉपर मानते हैं, अगर हम नहीं मानते तो हमें उसकी वज़ह से सुनना पड़ता है, कि आपको ये चीज़ माननी चाहिए। ये हमारे वो उनके मोरल्स हो जाते हैं, उनके एथिक्स हो जाते हैं जो हमें फ़ॉलो करने पड़ते हैं। अगर हम नहीं करते
तो हमें स्ट्रेस हो जाता है वहां पे, क्योंकि लोग हमें उस चीज का ताना देते हैं बार बार कि आपके घर में सबके मतलब कि 80% मार्क्स आ रहे हैं, आपके नहीं आ रहे हैं। तो उस चीज का हम शिकार हो जाते हैं, वो सोशियो कल्चरल में आ जाता है, क्योंकि हमें सोसाइटी की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम उसके साथ अडेप्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। प्लस में आपकी शादी नहीं हो रही है टाइम से, जैसे मान लो बाकी लोगों की शादी हो गई है, आपकी शादी 30 उम्र होगी आपकी, फिर भी आपकी शादी नहीं हो रही है, तो लोग आपको ताना देंगे वहां पे। वो भी आपकी सोशियो कल्चरल में आ जाएगी, क्योंकि हमारा कल्चर क्या कहता है कि 28 29, मतलब अलग अलग कल्चर पे डिपेंड करता है कि 28 29 तक आपकी मैरिज हो जानी चाहिए। पहले जैसे 24 तक बोलते हैं, 24 तक हो जानी चाहिए। तो वो सारे आपके सोशियो कल्चरल में आ जाएंगे। अब अदर कॉजेस कौन कौन से हो सकते हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ये हमने पढ़ लिया। क्रॉनिक और मेडिकल कंडीशन हो सकती है, ये आपके फिजिकल फैक्टर में या बायोलॉजिकल में ही आ जाते हैं कि आपको कोई मेडिकल इलनेस है जिसकी वजह से आपको मेडिकल डिसऑर्डर हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, उससे मेडिकल डिसऑर्डर हो जाता है। जैसे आपकी मान लो कि हाथ में या पैर में चोट लग गई है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप उसके साथ कॉप अप नहीं कर पा रहे हो, है ना, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको मेडिकल डिसऑर्डर हो सकता है। जब आपको मेंटल स्ट्रेस होता है ना, जब आप फिजिकली कोई एक्सीडेंट हो जाता है आपके साथ, तो आपको मेंटल स्ट्रेस भी होता है। फैमिली मेंबर्स में कोई परेशानी आ रही है, कोई मेंटल इलनेस है उनको, तो आपको भी हो सकती है, क्योंकि आप उस चीज को मतलब कि क्या कर रहे हो, आप उनकी केयर कर रहे हो पूरे दिन, उनको मतलब कि उनका ध्यान रख रहे हो, तो वहां पे क्या होता है कि आप पूरे दिन जो एक ही मतलब कि सिचुएशन में रहते हो, तो वहां पे भी आपको टेंशन वाला माहौल में स्ट्रेस हो सकता है। फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, आइसोलेटेड फील करते हो, वो इसके अंदर आ सकता है। अकेला रहना, मतलब कि आपको हमेशा लगता है कि मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, ठीक है, कि मुझे कोई समझने वाला नहीं है, वो सारी चीजें आपकी इसमें आ जाएगी। फिर लैक ऑफ सोशल सपोर्ट आ जाता है कि आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, आप चाहते हो कुछ करना, लेकिन आपको कोई पीछे से सपोर्ट नहीं मिल रही है, लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उस चीज के लिए, आपको मतलब पीछे खींच रहे हैं कि नहीं ये आप नहीं कर पाओगे, डिमोटिवेट कर रहे हैं आपको, वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। सब्सटेंस और अल्कोहल यूज आ सकता है कि आप स्ट्रेस में हो, आप अल्कोहल ले रहे हो, तो आप उससे निकल नहीं पाओगे कभी भी, वो एडिक्शन आपका बन जाएगा। ट्रॉमेटिक और स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस हमने पढ़ा था, पीटीएस जो होता है हमारा, इसको मैंने बहुत डिटेल में लिखा हुआ है यहाँ पे, साइकोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर और सोशल फैक्टर, कि किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के 3 फैक्टर हो सकते हैं। अभी तक जो किया है इसमें कोई कंफ्यूजन है पहले? हाँ। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है इसमें? क्लियर है? नहीं नहीं, क्लियर है, अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, अब आ रही है। हाँ। बोरिंग तो नहीं चल रहा लेक्चर? ठीक ही है वॉल्यूम मेरे यहाँ पे। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल और सोशल को हमने मतलब कि थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे बांटा किया है कि अगर क्वेश्चन आ सकता है कि साइकोपैथोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, तो किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के, मेंटल इलनेस के 3 फैक्टर होते हैं, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल। तो वो हमारे इसके अंदर आ जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। जैसे कि इसमें साइकोलॉजिकल में नेगेटिव इमोशनल एसोसिएशन की, नेगेटिव फील करना, प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ पेनफुल एंड स्ट्रेसफुल इवेंट, ये हमारे मतलब कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस हमने किया है अपनी लाइफ में जो कि स्ट्रेसफुल है, चाहे वो हमारा जॉब से निकलना हो कि हमें जॉब से निकाल दिया गया है, या फीलिंग ऑफ रिजेक्शन आ सकता है, किसी ने हमने को रिजेक्ट कर दिया है, चाहे वो मतलब शादी के केस में हो सकता है, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का केस भी हो सकता है, या किसी फ्रेंड ने हम लोगों से वो कर लिया है, मतलब ब्रेकअप कर लिया है, फ्रेंड ने अपनी दोस्ती तोड़ दी है, वो चीज हो सकती है, या फिर आपने फ्रेंड को इनवाइट किया था लेकिन वो नहीं आया, वो भी हो सकता है। देन हमारा आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन परसेप्शन एंड अप्रेजल ऑफ ए पेनफुल और स्ट्रेसफुल इवेंट। कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसके हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, नजरिए का फर्क होता है। कई लोग क्या करते हैं कि अगर गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ तो वो क्या करते हैं, नई गर्लफ्रेंड बना रहे हैं आराम से मस्त, उनको कोई स्ट्रेस नहीं होता, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ, वो निकल ही नहीं पा रहे उस मतलब इवेंट से, तो वहां पे स्ट्रेस हो जाता है। तो उनकी जो कॉपिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं उस स्ट्रेस से डील करने की, वो बेकार होती है, पुअर होती है, जिस वजह से हमें स्ट्रेस हो जाता है या फिर मेंटल इलनेस हो जाता है।
बायोलॉजिकल है, सस्टेन कॉर्टिसोल रिलीज लीडिंग टू ए डिप्रेशन इन इम्यूनी फंक्शनिंग। ये कॉर्टिसोल हमारा एक केमिकल होता है जो हमारे इम्यूनी सिस्टम में होता है, जो कि हमारे डिप्रेशन को कम करने के काम आता है। ठीक है, अगर ये प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं हो रहा है तो हमारे इम्यूनी सिस्टम को मतलब खराब कर सकता है, जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन हो सकता है। फिर आता है क्रॉनिक पेन। क्रॉनिक पेन भी होता है ऑकरेंस एज ए रिजल्ट ऑफ बहुत इंक्रीज कॉर्टिसोल लेवल एंड बाउंड ट्रीटमेंट। जब भी कोई चोट लग जाती है किसी को या कोई पेन का ट्रीटमेंट किया जाता है, अगर वहां पे कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो हमें डिप्रेशन हो सकता है। ये सारे हमारे बायोलॉजिकल सिम्टम में आएंगे क्योंकि हमारी बॉडी से रिलेटेड है। या कोई इंजरी हो गई, सिंपल टर्म में बोले तो इंजरी हो गई, हमारा बीपी हाई हो गया, हार्ट रेट हाई हो गया, या फिर सांस लेने में हमें दिक्कत हो रही है, वो सारी चीजें इसमें आएंगी। इम्यूनी सिस्टम हमारा लो फील कर रहा है, हम कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं, नर्वस सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। सोशल फैक्टर हमारे आ जाएंगे, पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ सोशल सपोर्ट नहीं मिल रही है हमें, रिलेशनशिप कम्युनिकेशन बॉन्ड हमारा अच्छा नहीं है। ठीक है, पुअर मोबिलिटी एंड एक्टिविटी लेवल, हम एनर्जाइज फील नहीं कर रहे हैं कि हम कॉप अप कर पाए। ठीक है, लेजी फील कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा, और हम लोगों के साथ बॉन्ड अप नहीं कर पाते हैं, अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाते। नेगेटिव सोशल कंपैरिजन विद अदर पेशेंट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिकवरी। यहाँ पे हमारे पेशेंट से रिलेटेड है कि दूसरे लोग हॉस्पिटल में अच्छा रिकवर कर रहे हैं लेकिन हम नहीं कर रहे, इस चीज को सोच के भी हमें स्ट्रेस हो सकता है। जैसे कि हम लोग नॉर्मल कैसे करते हैं कि हमारे पड़ोस में ये चीज आई है, किसी ने ये चीज ली है लेकिन हमने नहीं ली, हमारे पास ये चीज नहीं है, हमें भी चाहिए। बच्चे भी करते हैं जिद आपस में कि उसके पास ये वाला टॉय है, मेरे पास नहीं है, तो वो सारे सोशल फैक्टर में आ जाएंगे। नेगेटिव एनवायरमेंटल फैक्टर आ सकते हैं, क्लिनिक अटेंडेंस वर्सेस होम विजिट, कि बार बार आपको हॉस्पिटल विजिट करना पड़ रहा है, बार बार आप मतलब कि जा रहे हो, कभी हॉस्पिटल जा रहे हो, कभी घर जा रहे हो, बार बार क्लिनिक जा रहे हो, तो उस वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ये कई बार आया है हमारी क्लास में, कि मेंटल रिटार्डेशन क्या होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो इसमें ये कई बार ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपने वो वाली क्लास अटेंड की थी, सेक्स कंप्लीशन टेस्ट की? कौन सा वाला? जो श्रुति मैम आई थी, स्तुति थी आई थिंक, स्तुति मैम आई थी, आइडिया? स्टूडी मैम का 2 क्लास मैंने अटेंड किया है। आप कौन सा वाला बारे में बोल रहे हो? स्तुति मैम ने जो फर्स्ट क्लास अटेंड की वो थी सेक्स कंप्लीशन टेस्ट, सेक्स सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट मैम ने किया था। नहीं नहीं। नहीं की, 2 क्लास हुई थी मैम की, गेस्ट लेक्चर था, उसमें मैम ने बात की थी सेक्स सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट की। तो वो भी, उसमें भी ये बताया गया था कि मेंटल रिटार्डेशन के बारे में मैम ने डिस्कस किया था। तो हमारा मतलब कि बाकी सारी चीजें छोड़ देते हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन आया हुआ है, एक मेंटल रिटार्डेशन क्या होती है, या इसकी कॉजेस क्या क्या होते हैं, या कितने टाइप्स की होती हैं, वो एक बार हम इसको देख लेते हैं। ये जरूरी क्वेश्चन है। ठीक है, हम मेंटल रिटार्डेशन का मतलब होता है कि मेंटली आप अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो और लोगों के साथ, कि मेंटली रिटार्डेड फील करना, मतलब कि आप रिटार्ड हो गए हो वहां से, मेंटल आपका मेंटल एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। बिगेन्स इन चाइल्डहुड और एडोलेसेंस बिफोर द एज ऑफ 18। जनरली ये देखा गया है कि मेंटल रिटार्डेशन जो होती है वो बचपन से स्टार्ट हो जाती है, या एडोलेसेंस होती है, एडोलेसेंट जो हमारी एज होती है उसके अंदर होती है, जो कि 18 एज तक होती है, 19 तक होती है। ठीक है, तो 19 की एज से पहले या 18 की एज से पहले ये बीमारी देखने को मिलती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसके बाद जनरली ये देखने को नहीं मिलती, यही देखा गया है कि बचपन से लोगों में होती है ज्यादातर। इन मोस्ट केसेस इट परसिस्ट थ्रू आउट द एडल्टहुड, और इसको ठीक नहीं किया जा सकता। पॉप अप किया जा सकता है लेकिन ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये कंटिन्यू चलती रहती है। कुछ थेरेपी होती है जिससे ये लोग मतलब कि जस्ट स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं, या फिर जिनका मतलब कि माइंड प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है, तो कुछ स्कूल्स ऐसे बनाए गए हैं जहाँ पे इन लोगों को डाला जाता है, जहाँ पे प्रॉपर एक्टिविटीज सिखाई जाती है कि आप कैसे कॉप अप कर सकते हो लाइफ के साथ। बट मतलब कि ये आपकी ठीक नहीं हो सकती, आप कुछ टेक्निक्स सिखाई जा सकती हैं सिर्फ,
कि आप लाइफ को प्रॉपर तरीके से जी सकते हैं। अब मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी क्या है कि मेंटल रिटार्डेशन हम कब कहेंगे कि कोई पर्सन मेंटली रिटार्डेड है, जब उसका आईक्यू लेवल 70 टू 75 मतलब कि 70 से नीचे होगा उसका आईक्यू लेवल, 75 से नीचे होगा। ठीक है, अब अलग अलग कैटेगरी है, एक 0 टू 25, एक 25 टू 50, एक 52 मतलब कि 60, एक 60 टू 75, अलग अलग कैटेगरी है। अब नेक्स्ट है इसमें, ए डायग्नोसिस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इज मेड इफ एन इंडिविजुअल हैज एन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग लेवल वेल बिलो एवरेज एंड सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इन 2 और मोर एडेप्टिव स्किल एरिया। जब हम ये देखते हैं किसी पर्सन की इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग लेवल कम है, बिलो एवरेज है, और उसकी जो लिमिटेशन है वो क्या है कि वो एडेप्ट नहीं कर पा रहा है। जैसे बाकी लोग, बाकी बच्चे सीख लेते हैं कि एक एज होती है जिसमें वो प्रॉपर डेवलपमेंटल टेक्निक सीखते हैं। जैसे एक बच्चा है जो 18 मंथ में बोलना सीख लेता है, वो लोग लेट सीखते हैं। एक बच्चा होता है जो प्रॉपर बोलना सीख लेता है, 3 साल की उम्र में प्रॉपर पूरे पूरे सेंटेंस बोलने लगता है। लेकिन ये जो लोग होते हैं, ये जो बच्चे होते हैं, ये प्रॉपर नहीं बोल पाते हैं। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो सीढ़ियाँ बहुत इजीली चढ़ जाते हैं, ये बच्चे नहीं चढ़ पाते। इनका जो ब्रेन होता है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता। तो मेन जो अगर मेंटल रिटार्डेड बच्चों के अगर सिम्टम्स आएंगे तो उसमें एक तो आ सकता है लोअर इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग लेवल, और एक हो सकता है लो एडेप्टिव स्किल्स। ये दो फीचर हो सकते हैं, ठीक है, जो मेन कॉजेज होते हैं। अब हम कैसे चेक कर सकते हैं किसी बच्चे का इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग लेवल या आईक्यू कम है? तो वो हम कैसे चेक करेंगे? स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाए गए हैं जिनसे हमें पता चलता है कि इस पर्सन की मेंटल एज के अकॉर्डिंग उसका मेंटल लेवल है, आईक्यू लेवल है या नहीं है। ठीक है, फिर आती है बात एडेप्टिव स्किल्स की। एडेप्टिव स्किल्स आर द स्किल्स नीडेड फॉर डेली लाइफ, की जो डेली रूटीन एक्टिविटीज होती हैं वो हम कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, बोलना, कम्युनिकेट करना, घर के काम करना, या अगर हम बच्चों की बात करें तो सीढ़ी चढ़ना हो गया, चलना हो गया, दौड़ना हो गया, कि प्रॉपर एक एज दी गई है कि जो उस रेंज में, उस एज की रेंज में वो बच्चा वो काम करना सीख जाता है। जैसे कि एक बच्चा बैठना सीख जाता है, इसकी फिजिकल एज जो है वो है 6 मंथ, कि 6 महीने का एक जो बच्चा होता है वो बैठना सीख जाता है प्रॉपर। अगर 7 मंथ में भी सीख जाता है तो ओके है, 8 मंथ तक भी सीख सकता है। अगर 8 मंथ के बाद भी वो बच्चा नहीं सीख पाता है तो हम बोल सकते हैं कि इसकी माइंड में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम उसको टेस्ट के लिए भेजेंगे, देन हम डायग्नोज करेंगे उसका आईक्यू लेवल कितना है, सीवियर है, मॉडरेट है, माइल्ड है। उसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि इस पर्सन को प्रॉब्लम है, मेंटल रिटार्डेशन है। ठीक है, कि वो अपनी सेल्फ केयर नहीं कर पा रहा, लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, एकेडमिकली पुअर है, लिख नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं एक एज के बाद, वो भी नहीं सॉल्व कर पा रहा। तो इन लोगों में एडेप्टिव स्किल्स की कमी होती है। अब एक और इसमें सिम्टम दिया हुआ है, मे लर्न वॉकिंग एंड टॉकिंग स्लोली लेट देन नॉर्मल चिल्ड्रन, कि बोलना और चलना लेट सीखते हैं ये लोग, है ना, ये बच्चे लेट चलना सीखते हैं और लेट बोलना सीखते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं। नींद तो नहीं आ रही ना? नहीं नहीं। मुझे लगा कि मैं बोरिंग पढ़ा रही हूँ, इस वजह से कहीं नींद आ रही हो। नींद नहीं आ रही है, मैं बस जल्दी जल्दी आ गई ना, इसीलिए हम्म। ऐसा लग रहा होगा आपको। फिर आता है टाइप्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, कितनी टाइप की होती है। जैसे कि मैंने बात की थी 70 से नीचे अगर आपका आईक्यू लेवल है तो हम बोल सकते हैं इस पर्सन को मेंटल रिटार्डेशन है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आती है माइल्ड। माइल्ड का मतलब है जो लोग नॉर्मल है, मतलब कि नॉर्मल अगर उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो वो अपना डेली रूटीन एक्टिविटीज कर सकते कर हैं, सकते है हैं। ना, थोड़ा सा। मॉडरेट का मतलब है कि अगर उनको थोड़ी सी ज्यादा हेल्प की जरूरत होती है, मतलब एक बंदा उनको चाहिए होता है जो उनको सुपरवाइज करता है, कि उनको मतलब कि अगर वो नहीं कर पा रहे तो उनको बताए, देन वो कर ले। ठीक है, सीवियर में आती है कि वो लोग अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, अपना नहीं कर पाएंगे वो सीवियर में, मतलब कि ज्यादा है मतलब।
तो ये इसकी रेंज 20 to 35 IQ लेवल हो जाएगा। प्रोफाउंड होगा कि जो कुछ भी नहीं कर सकते, उनका सारा काम दूसरे लोगों को करना पड़ता है, जो उनको सुपरवाइज करते हैं या उनकी केयर करते हैं, जो उनकी केयर टेकर होते हैं। तो लेस देन 20 में प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन होती है। तो ये 4 टाइप्स की, जैसे कि मैंने ये पिक्चर ली हुई है, इसमें मेंटल रिटार्डेशन को डिस्क्राइब किया गया है कि माइल्ड जो IQ होता है वो होता है 50 to 70, कि हम बोल सकते हैं कि ये मेंटल रिटार्डेशन है, बट थोड़ी सी हेल्प से कर सकते हैं अपना प्रॉपर काम। मॉडरेट के अंदर 35 to 50 है कि थोड़ा सा है, लेकिन अगर हम इनको गाइड करें, इनको कुछ टेक्निक सिखाई जाए तो ये कर लेंगे। सीवियर में इनका काम आपको करना पड़ेगा, या फिर जो उनकी केयर टेकर है उनको करना पड़ेगा। 20 to 35 इनका IQ रेंज होती है। प्रोफाउंड में बिलो 20 IQ रेंज है। जो इनको देख रहे हैं प्रॉपर, जो लोग मतलब कि खुद से खाना भी नहीं खा पाते, वो इसमें आ जाएंगे। और जो 20 to 35 में वो लोग खाना कैसे खाएंगे, बहुत अजीब तरीके से खाएंगे, लेकिन वो खा लेते हैं जैसे जैसे, मतलब कि जैसे हम देखते हैं ना, वो तो मतलब फटाफट फटाफट खा रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, वो 20 to 35 में। लेकिन बिलो 20 वो बिल्कुल ही नहीं खा पाएंगे, उनको किसी ने खिला दिया तो ठीक है, नहीं खिलाया तो ठीक है, इस टाइप से। मॉडरेट में उनको टेक्निक सिखाई जाएगी, उनको 1 या 2 बार बताया गया, देन वो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को 2-3 बार सिखाया जाता है, वो सीख जाते हैं। माइल्ड में होता है कि उनको तो एक बार ही बता दिया, देन वो अगली बार से खुद रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं, खुद खाना स्टार्ट कर। अभी एक बहुत अच्छी सी पिक्चर मिली थी मुझे गूगल पे, कि एवरी पर्सन डिजर्व द चांस टू रीच हिज और हर फुल पोटेंशियल। क्योंकि मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, लेकिन हम लोग उनको मतलब कि बिल्कुल ही अवॉइड कर देते हैं। जैसे कि इवन किसी के घर में भी होते हैं, मैं खुद बताऊंगी, मेरे नेबर में जैसे बिल्कुल साइड वाला घर है मेरा, उसमें एक लड़की है जो कि आई थिंक 8 ईयर की हो गई है। वो मेंटली रिटार्डेड है, उसको सीवियर है, स्पेशल स्कूल में भी जाते हैं, लेकिन उसकी फैमिली ने बिल्कुल उसको इग्नोर किया हुआ है। वो कुछ चीजें बता भी देती है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो ये पिक्चर मैं कहीं ना कहीं उस लड़की से कनेक्ट कर पाती हूँ कि हर बच्चे को मतलब पूरा चांस मिलना चाहिए, वो डिजर्व करता है कि वो अपनी पूरी जो उसकी फुल पोटेंशियल है उसको यूज कर पाए, है ना, ताकि उसकी फुल ग्रोथ हो सके जितनी हो सके। बट वहां पे उस पर कोई ध्यान नहीं देता, इस वजह से वो चीज मतलब कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई है वहां पे। अगर उसको थोड़ा सा मतलब कि दिया जाए ध्यान, तो वो उतना एग्रेसिव नेचर उसका शायद ना रहे जितना कि उसका अभी है। कि ऐसे बच्चे जिन पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता, और वो मतलब कि ट्राई कर रहे हैं, उसको भूख लगी होती है, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा होता, तो अगर उसको भूख लगी, अगर उसको समझे उसके इशारे, तो हम उसको खाना खिला सकते हैं या उसको खाना दे सकते हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा सा थेरेपी की जाए तो वो अपना काम शायद कर पाए। हाँ, बट उस पे मतलब कि बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर ध्यान दिया होता तो शायद माइल्ड भी हो सकता था, वो पता चल सकता। माइल्ड तो नहीं, एक्चुअली शायद मॉडरेट हो सकता था, बट अभी जो है वो सीवियर है। मॉडरेट हो सकता था अभी, मतलब कि जो बहुत ज्यादा खराब है कि वो बच्ची मतलब कि उसके साथ एक पर्सन चाहिए हमेशा। वो नहीं बता पाती कि उसको कब मतलब कि वॉशरूम जाना है, वो नहीं बताती। उसको कब खाना अगर खाना होता है, नहीं बताती वो। हाँ, हाँ, अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो माइल्ड वाला भी सीवियर तक जा सकता है। हाँ, तो उसके साथ शायद ऐसा ही हुआ है कि जब वो मतलब कि 5 मंथ की थी, तब उनका पता चल गया था कि इस बच्चे को है प्रॉब्लम, मेंटल रिटार्डेड है ये बच्ची। लेकिन उस पे अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाता तो उसको बेटर किया जा सकता था, कि उसको थोड़ी सी टेक्निक सिखाई जाती, वो खाना अपने आप से खा सकती, चाहे वो थोड़ा सा गिरा के ही खाती, कि गिरा रही है खा रही है, लेकिन एटलीस्ट उसका पेट भरता। उसको 2-3 बार बताया जाता तो शायद वो वॉशरूम तक जा सकती थी। अभी क्या होता है कि उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जाता, तो वो बच्ची मतलब कि एग्रेसिव हो जाती है, वो चीजों को फेंकना स्टार्ट करती है। जब उसको कोई चीज चाहिए होती है, वो चीजों को फेंकती है, वो बताते नहीं है। लेकिन अगर उसकी थेरेपी टाइम से होती, थेरेपी वर्क होता, तो वो बता पाती कि हाँ भी मुझे भूख लगी है, या इशारे करती, उसके इशारों को समझते, तो देन उसको ट्रेन किया जा सकता था। तो मॉडरेट में आती, लेकिन अभी तो हम बोल सकते हैं कि उसका बहुत ज्यादा सीवियर ही है, कि बिलो हम 25 जिसको बोल सकते हैं, बिलो 20 बोल सकते हैं, वो है कि एक पर्सन तो चाहिए उसकी देख रेख में, कहीं वो खुद को नुकसान ना पहुंचाए। अब आते हैं डेल्यूजनल डिसऑर्डर के बारे में। जैसे कि हमने एक केस स्टडी भी की थी, जिसमें जो वो लड़की थी, वो बॉस के बारे में गलत सोच रही थी कि बॉस उसको मतलब कि कॉल कर रहा है या उसको मार रहा है, उसके प्यार में है। वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो डेल्यूजनल डिसऑर्डर का बेसिकली होता ही कि हम डेल्यूजन्स बना लेते हैं अपने माइंड में, फॉल्स बिलीफ बना लेते हैं कि जो हमारे सच नहीं होते, ठीक है।
कि हमने एक बिलीव बना लिया है कि सामने वाला पर्सन मेरे प्यार में है, लेकिन ऐसा नहीं है रियल। हमने एक बना लिया बिलीव कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान हूँ, हालांकि वो बंदा ऐसा है कि उसको एक चाटा मारो वो गिर जाता है, लेकिन उसको ये लगता है कि नहीं मैं सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान हूँ। तो वो सारे डेल्यूजनल डिसऑर्डर के अंदर आता है। हमें लगता है सबसे पावरफुल मैं हूँ, लोग मेरे प्यार में है, सबसे ज्यादा मतलब कि मैं एक्टर हूँ, इस टाइप में। खुद को मतलब ऊपर रखते हैं वो लोग। हाँ, खुद को ऊपर रखना। और सबसे ज्यादा खतरा इस केस में उन लोगों को होता है जो इन लोगों के सबसे ज्यादा पास होते हैं, जैसे इनके स्पाउस हो सकते हैं, कि जो हस्बैंड वाइफ है, हो सकता है वाइफ को, तो हस्बैंड को सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है कि वो सोच सकता है कि यार उसने मतलब कि इस तरह की इमेजिनेशन होते हैं इस चीज में। जैसे कि मैं अगर वाइफ हूँ, मुझे लगेगा कि मेरे हस्बैंड मतलब कि का अफेयर है बाहर, तो मैं उस पर मतलब कि रिएक्ट करना स्टार्ट कर दूंगी, उस पर चिल्लाना स्टार्ट कर दूंगी, कि वो मेरे एक डेल्यूजन्स बन चुके हैं, मेरी एक फॉल्स बिलीव, एक इमेजिनेशन बन चुकी है कि मेरे हस्बैंड की बाहर अफेयर है। ऐसे ही मतलब कि हस्बैंड को भी हो सकता है वो सोचेगा कि मेरी वाइफ के बाहर अफेयर है, तो हम उसको मतलब कि मारने की कोशिश करेंगे, उस पर चिल्लाएंगे, गुस्सा ज्यादा बढ़ेगा, तो हो सकता है हम उसको हार्म भी कर दें, है ना। तो वो सारी चीज डेल्यूजनल डिसऑर्डर के अंदर आ जाती है हमारी। Delusional disorder is a type of mental health condition in which a person can't tell what's real from what's imagined. नहीं पता सकता कि रियल क्या है और इमेजिनरी क्या है, उसको खुद ही नहीं पता होता। ये एक ऐसी मेंटल कंडीशन है। ट्रीटेबल विद साइकोथेरेपी एंड मेडिकेशन। मेडिकेशन भी जरूरी होती है, साइकोथेरेपी भी जरूरी होती है उनको समझाने के लिए। अचानक से तो नहीं बता सकते, लेकिन मेडिकेशन भी चलेंगी पहले, फिर धीरे धीरे उसको बताया जाएगा, जैसे कुछ सेशन हो जाएंगे थेरेपी के, देन उसको बताया जाएगा कि आपको ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, हम धीरे धीरे इसका ट्रीटमेंट करेंगे जब आपको पता चल जाए। तो हम उनको ये चीजें भी बता सकते हैं कि आपको जब भी कुछ ऐसा लगे तो आप नोट्स बनाओ, उसके लिख के मतलब कि ट्राई करो कि आप नोट्स बना दो कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे गए हैं, या फिर अपने हस्बैंड को बोल सकते हो आप कि आप नोट्स बना के फ्रिज पे लगा दो, या फिर जहाँ पे टेबल पे रख दो वहां पे चिपका दो, स्टिकी नोट पे लिख दो कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। तो उसको ये मतलब क्लियर रहेगा कि यार मेरा हस्बैंड यहाँ पे सब्जी लेने गया है, या फिर जॉब पे गया है, यहाँ गया है, तो उसको याद रहेगा कि हाँ वो इधर उधर नहीं है। ठीक है। या हम भी कोई काम कर रहे हैं तो हम वहाँ पे नोट कर सकते हैं कि इस टाइम मेरा हस्बैंड मेरे साथ था, क्योंकि इमेजिनेशन में क्या हो सकता है, हम ये इमेजिन कर ले कि इस वक्त वो मेरे साथ नहीं था, कहीं और था बाहर। तो बहुत सारे सिम्टम्स इसमें हो सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या क्या हो सकती हैं? विदाउट अदर सिम्टम ऑफ साइकोसिस, held false belief that persists for at least 1 month। ऐसे बिलीफ जो कि आपको इमेजिनरी है, 1 महीने से अगर ज्यादा आते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि डेल्यूजनल डिसऑर्डर का एक सिम्टम है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक और चीज बात की है, विदाउट अदर सिम्टम ऑफ साइकोसिस। साइकोसिस में आपका हेलुसिनेशन भी आ सकता है, फॉल्स बिलीफ भी आ सकते हैं, सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पे डेल्यूजनल में सिर्फ फॉल्स बिलीफ आएंगे। अगर 1 महीने से ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं इस पर्सन को डेल्यूजनल डिसऑर्डर है। देन हमारी कैरेक्टरिस्टिक आती है, द पर्सन डज नॉट अपीयर ऑड और स्ट्रेंज, बट द पर्सन मेक अनयूजुअल चॉइस इन डे टू डे लाइफ बिकॉज ऑफ द डेल्यूजनल बिलीफ। हमें नहीं पता चलता कि वो गलत कब है और सही कब है, मतलब कब उसको डेल्यूजनल बिलीफ्स आ रहे हैं, कभी वो इमेजिन कर रहा है, कब वो सच बता रहा है। कि कई बार क्या होता है कि जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर मेरे को डेल्यूजनल डिसऑर्डर है तो मैं नॉर्मल अपनी बातें बताती रहूंगी आपको, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या इमेजिन किया है या क्या सच में मेरे साथ हुआ है। उनको हम मतलब बाइफरकेट नहीं कर सकते, डिफरेंस नहीं बता सकते उस चीज में। ठीक है। लेकिन कैसे पता चलता है, जब हम ये नोटिस किया जा सकता है कि मैं अजीब सी चॉइसेस कर, जैसे कि मान लो कि अगर मुझे अपने हस्बैंड से प्रॉब्लम, मैंने आपको एक स्टोरी बताई कि मेरा हस्बैंड ऐसे कर रहा था, ऐसे कर रहा था, ऐसे कर रहा था, देन मैं मतलब कि जो चॉइस कर रही हूँ मैं इस तरीके से कर रही हूँ कि नहीं आज से तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, आज से तुम मेरे घर पे नहीं रहोगे, इस टाइप से मैं कर रही हूँ। तो वहां पे पता चल जाएगा यार इसके साथ कुछ गड़बड़ है, ये मतलब कि अभी कल तक तो नॉर्मल बात कर रही थी और आज ये मतलब अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही है। तो वहां पे पता चल जाएगा कि ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर दिया, हो सकता है इसने अपनी मेरी और आपकी बात के बीच में और कुछ भी इमेजिन किया हो उसके बाद, है ना, इसलिए वो आज ऐसा ही बिहेव कर रही है। या हस्बैंड को पता ही नहीं होगा कि इसने मतलब कि सुबह मेरी नॉर्मल बात हुई थी अपनी वाइफ से, उसके बीच में इसने कुछ इमेजिन कर दिया, और देन वो जब रात को आता है तो वो उसके साथ अजीब तरीके से रिएक्ट कर दिया, जबकि कोई लड़ाई ना कोई बात हुई है ना। मतलब सडन चेंजेस हो जाता है। सडन चेंजेस नहीं, हाँ ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे कि हस्बैंड को लगेगा सडन चेंजेस हुआ है, लेकिन हमें पता होगा कि हाँ, हम उनके इमेजिन कर रहे इनर होंगे। में तो चेंजेस हो रहे हैं। जैसे मैं अभी मेरी आपसे बात हो रही है, ठीक है, नॉर्मल बात हुई, आप चले गए अपने ऑफिस, आप अपने ऑफिस से आए,
देन मैं आपको अचानक से बोल रही हूँ कि आप घर से निकल जाओ, आप मेरे काबिल नहीं हो, आप मतलब कि मेरे साथ नहीं रहोगे आज, आपको पता ही नहीं होगा कि ये अचानक से ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। क्यों हुआ? हाँ, मैं लेकिन इमेजिन क्या करके बैठी हूँ कि मेरे हस्बैंड को मैंने मतलब कि फ़ोन पे सुना है किसी से बात करते हुए, या फिर मैंने उसको मतलब किसी के साथ देखा है। मैं ऐसे अपनी इमेजिन करती हूँ ये सारी चीज़ें, कि वो मेरे हस्बैंड का अफ़ेयर है, या फिर मैंने किसी लड़की के साथ उसको देखा। जैसे मैं छत पे खड़ी हूँ और मैंने देख लिया कि यार मेरा हस्बैंड है ये और किसी और के साथ है। मतलब मैंने इमेजिन कर लिया अपने में। रात को मेरा हस्बैंड आता है तो मैं उसको मतलब घर से बाहर निकाल रही हूँ, मतलब ड्रामा कर रही हूँ वहाँ पे बहुत सारा। तो उसका पीछे का रीज़न क्या होता है कि मेरे को डेल्यूज़नल डिसऑर्डर है। हस्बैंड समझ नहीं पाएगा ये चीज़ें। उसको तब पता चलेगा कि यार ये बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही है, तो इसके पीछे का प्रॉब्लम क्या हो सकता है। तो तब वो साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएगा तो अपनी वाइफ को, तब उसको पता चलेगा कि हाँ, ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसने ये चीज़ें इमेजिन की, इस तरीके से। If that person not tell the things or decision that affected about false belief, it's very difficult to distinguish that person from others. अगर वो अपने false belief के बारे में आपको ना बताए, अपनी imagination के बारे में आपको ना बताए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये पता करना कि वो नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है? वही चीज़ आ गई कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया कि मैंने अपने हस्बैंड पे मतलब कि ये चीज़ें फेंकनी स्टार्ट कर दी, उसको घर से बाहर निकाल दिया, तो उसको पता चल गया। अगर मैं ये सब ना करती, तो उसको पता ही नहीं चलता कि मैं क्या मतलब इमेजिन कर रही हूँ। वो तो सोचता है कि नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अंदर हैलुसिनेशन प्रेज़ेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी, लेकिन बहुत कम रेट पे होती हैं। हैलुसिनेशन का मतलब होता है कि फैंटेसीज़ स्टोरी बनाना, ठीक है? फैंटेसी में जीना, उस तरीके की चीज़ जो होती है, क्योंकि डेल्यूज़न तो हो गई फ़ॉल्स बिलीफ, जो रियलिटी में भी हो सकते हैं वो चीज़ें, ठीक है? लेकिन हैलुसिनेशन कब होता है कि जैसे कि मैं इमेजिन कर रही हूँ कि मैं तारों के बीच में हूँ, या फिर मैं चाँद पे पहुँच गई हूँ, उस तरीके की चीज़ें। या मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हम मतलब कि हमें पता है पॉसिबल नहीं है। जैसे दुनिया रुकी है और मैं मतलब वहाँ से वॉक करके जा रही हूँ, दुनिया रुकी हुई है। बारिश की बूँदें रुक गई हैं एक जगह पे, इस तरीके से दिखता है हैलुसिनेशन। मतलब हमने फैंटेसी सी बनाई हुई है कि इस टाइप से होता ऐसा एक हेलुसिनेशन ऐसा भी होता है ना, मतलब जैसे कि एक रस्सी पड़ा हुआ है, हमने उसको सांप समझ लिया। मतलब ऐसा एक वो मिला था मुझे, है। हाँ, हाँ, हाँ। एग्ज़ाम्पल मिला था, मतलब ऐसा भी तो होता है ना? हाँ, हैलुसिनेशन में हो सकता है ऐसा। हाँ, क्योंकि उसमें हमने इमेजिन कुछ नहीं किया, वहाँ पे वो चीज़ थी लेकिन हमने मतलब कि उसको कुछ और ही इमेजिन कर दिया, है ना? हाँ, हाँ। तो वो चीज़ हो सकती है। बट ये बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है, क्योंकि डेल्यूज़न में हमारे फ़ॉल्स बिलीफ होते हैं। इसमें हम ये नहीं कर सकते कि हम किसी को मारने भागें या फिर हमारा मेंटल स्टेटस इतना बिगड़ जाए कि हम सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। तो वो प्रॉब्लम इतनी जल्दी नहीं आती है, इसको ट्रीट किया जा सकता है आराम से। फिर आता है द पर्सन इन मोस्ट डेंजर वन इज़ द स्पाउस और द लवर ऑफ दैट पर्सन। ऑब्वियस सी बात है कि जो उसके सबसे ज़्यादा करीब रहेगा, जिसके बारे में वो इमेजिन करेगा गलत-गलत चीज़ें, उसको सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है। हाँ। अब टाइप्स कौन-कौन से हो सकते हैं वो पढ़ेंगे। इसके बारे में सीमा मैम ने आई थिंक डिस्कस भी किया था, उतने हाँ, मुझे याद बताया नहीं था। आ रहे थे ये। एक्चुअली पढ़ा हुआ होता है, लेकिन जब तक मतलब कि सामने नहीं होती ना चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें हाँ, ऐसी होती हैं याद नहीं आती। जैसे ईगो डिफेंस सब मैकेनिज़्म मिक्स है। हो जाता है ना एक हाँ, साथ। सब मिक्स हो जाता है कि जैसे 11th की बुक है, कुछ उसमें से पढ़ा हुआ है, कुछ 12th में से पढ़ा हुआ हाँ, है। अब अचानक से मैम ने कुछ पूछ लिया, नहीं ध्यान आएगा कि बेसिकली था क्या। लेकिन हाँ, जब मैम एक चीज़ बताएगी कि हाँ, ऐसे-ऐसे होता है, तो याद आ जाएँगे कि हाँ, ये तो इसकी तो सिस्टम थी। हाँ, जैसे ईगो थोड़ा डिफेंस आइडिया मिलने से मैकेनिज़्म याद थी। आ हाँ। जाता है। साइको एनालिटिक थ्योरी क्या है नहीं पता, लेकिन जब फ्राइड का नाम आएगा कि हाँ सिगमंड फ्राइड थे, फिर याद आ जाएगा कि हाँ साइको एनालिटिक थ्योरी तो बहुत ही अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और मतलब कि कॉन्शियस के बारे में बात करती है ना? तो अचानक से याद आएगा, इट्स सुपर ईगो, ईगो उसके अंदर थी, वरना वो याद नहीं आती वो चीजें। जब नाम याद आते हैं ना 2-3, तब याद आती हैं वो चीजें। वही एग्ज़ाम में भी यही होता है, 1-2 मतलब 1-2 लाइन अगर याद आ जाता है तो पूरा क्वेश्चन याद आ जाता है। हाँ, लेकिन वही 1-2 याद लाने के लिए मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। सही है। इसमें मैं वही क्वेश्चन करवा रही हूँ जो पिछले मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। जैसे डेल्यूजनल डिसऑर्डर क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये 6 मार्क्स में आया हुआ है। बाकी टाइप्स ऑफ डेल्यूजनल डिसऑर्डर भी आया हुआ है, कितने टाइप होते हैं उनमें से 2 बताएं या 2 डिस्क्राइब करें। हाँ, या फिर 3 मार्क्स में भी आया होता है कि डेल्यूजनल डिसऑर्डर को डिस्क्राइब करो, इस टाइप से। तो इतना इनफ रहता है, क्योंकि अगर आप 6 मार्क में इतना भी लिखोगे ना कि जो टाइप्स पूछे गए हैं डेल्यूजनल डिसऑर्डर के, तो पहले आप थोड़ा-सा डेल्यूजनल डिसऑर्डर को डिस्क्राइब करो, देन आप उसकी टाइप्स लिख दो। 6 टाइप्स एंड 6 मार्क्स मिल जाएँगे।
और 6 पूरे याद नहीं आते तो 5 लिख सकते हो, उसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर सकते हो। अभी ये भी है ना, हमारा वहाँ पे जो हमारी आंसर शीट होती है उसका पूरा पेज भर दो, हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पे देखने में कि यार थोड़ा सा ही तो लिखा हुआ है, लेकिन उस पर लिखने बैठेंगे तो फुल हो जाएगा। फुल हो जाएंगे। हाँ। अब टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट है इरोटोमेनिक। अब इरोटोमेनिक में क्या होता है कि पीपल विद दिस टाइप ऑफ डेल्यूजनल डिसऑर्डर बिलीव दैट अनदर पर्सन, ऑफन समवन इम्पोर्टेंट और फेमस, इज इन लव विद देम। जैसे कि उसमें भी हमने पढ़ा था, क्या था उस केस में, कि उन्हें लग रहा था कि उसका बॉस जो है उसके प्यार में है, इसलिए उसको स्टिकी नोट्स लिख के वो कर रहा है, अलग अलग नंबर से कॉल कर रहा है। तो इरोटोमेनिक में भी सेम है, हमें लगता है कि कोई पावरफुल पर्सन है या फेमस पर्सन है, जैसे हीरोज होते हैं, एक्टर्स होते हैं, वो हमारे प्यार में है, हमें ऐसा लगता है। कोई भी फेमस पर्सन, जैसे मैं अगर बोल सकती हूँ कि शाहरुख खान मेरे प्यार में है, या फिर शाहरुख खान मुझसे प्यार करता है, तो वो मेरा एक इरोटोमेनिक डिसऑर्डर हो गया। इरोटोमेनिक डिल्यूशनल डिसऑर्डर। हाँ, तो इरोटोमेनिक हो गया कि हाँ मतलब कि मैंने ऐसे इमेजिन कर लिया, जो कि गलत है, फॉल्स बिलीफ है मेरा, लेकिन मैंने ऐसे इमेजिन किया है कि कोई फेमस पर्सन, कोई फेमस पर्सनैलिटी मेरे प्यार में है। वो लोग मुझे कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, और मतलब कि मुझे स्टॉक कर रहे हैं, जैसे कि मेरी प्रोफाइल्स चेक हो रही है बार बार, जैसे कि लोग करते नहीं है कि जो हमें पसंद होता है, जैसे कोई एक्टर होता है, जैसे मुझे शाहिद कपूर अगर पसंद है, तो मैं उसको मतलब कि इंस्टाग्राम पे बार बार उसकी अपडेट्स देखती रहती हूँ, या मैं फेसबुक पे उसके अकाउंट चेक करती रहूंगी कि आज वो कहाँ पे गया, आज वो कहाँ पे मतलब खाना खा रहा है, आज उसका बर्थडे है या नहीं, तो उसको स्टॉक करना। तो हमें लगता है कि समवन इज स्टॉकिंग मी, कोई मुझे स्टॉक कर रहा है, ठीक है, इस टाइप का बिहेवियर होता है। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रैंडियोज। ग्रैंडियोज और डेल्यूजनल डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, पीपल विद दिस टाइप ऑफ डेल्यूजनल डिसऑर्डर हैव एन ओवर इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, पावर, नॉलेज और आइडेंटिटी। जो मैंने बताया था कि हमें ये लगता है कि हम दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान हैं, हम अपने सामने किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे कि ये पर्सन भी कुछ है, हमें लगता है कि हम सबसे ज्यादा पावर है, हम सबसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, हमारे सामने जो सामने वाला पर्सन है वो कुछ भी नहीं है, इस टाइप का उनके अंदर आता है। और ऐसे पर्सन दूसरों की जो फीलिंग्स होती है उनकी कदर भी नहीं करते, कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, हमें बिल्कुल भी कदर नहीं होती उनकी। फिर आता है जेलस। जेलस डेल्यूजनल डिसऑर्डर क्या होता है, पीपल विद दिस टाइप ऑफ डेल्यूजनल डिसऑर्डर बिलीव दैट देयर स्पाउस और सेक्सुअल पार्टनर इज अनफेथफुल विदाउट एनी कॉन्क्रीट एविडेंस। जैसे कि मैंने अभी बताया था, ये मुझे लग रहा है कि मेरे हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर है, तो मैं वहां पे जेलस फील कर रही हूँ, उसको बार बार शक की निगाह से देख रही हूँ, इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। जबकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, मेरे पास कोई फोटोग्राफ नहीं है, या फिर मैंने कोई चैट का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, या फिर मैंने कोई चैट नहीं देखी उसकी, ना ही मैंने उसको किसी के साथ देखा है, लेकिन वो मेरी इमेजिनेशन में है। वो मेरी इमेजिनेशन कब बनी, जब मैंने उसके बारे में सोचा कि मुझे ये लगेगा कि नहीं मेरा हस्बैंड मतलब अनफेथफुल है, या फिर उसको मैं शक की निगाह से देखूंगी, तभी वो फैक्टर मेरे अंदर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया जेलस का। फिर है परसिक्यूटरी। persecuted delusional disorder होता है, people with this type of delusional disorder believe someone or something is mistreating, spying or on attempting to harm them। उन्हें लगता है जैसे स्किज़ोफ्रेनिया में भी सेम यही सिम्टम होता है, कि हमें लगता है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में कि लोग हमारे टारगेट कर रहे हैं या फिर हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है। यही सेम होता है परसिक्यूटेड डेल्यूजनल डिसऑर्डर में, कि ऐसा है नहीं लेकिन हमें लग रहा है कि लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, हमें मतलब कि हम पे नजर रखी जा रही है, लोग हमें टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसे लोग बार बार कंप्लेन करते हैं लीगल अथॉरिटीज में, कभी पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखवानी, कभी मतलब कि अपने घर में जो बड़े हैं उन लोगों से कंप्लेन करना। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, तो ये हमारा परसिक्यूटरी भी आ सकता है, जो हमने उस दिन केस डिस्कस किया था, क्या तो हमारा इरोटोमेनिक हो सकता है या परसिक्यूटरी हो सकता है। ठीक है, तो हमने उसको साइकेट्रिस्ट के पास भेजा, उन्होंने टेस्ट किया, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे परसिक्यूटरी है या इरोटोमेनिक है ना, टेस्ट में जो आएगा उसके अकॉर्डिंग। फिर आता है हमारा सोमैटिक। सोमैटिक जैसे कि सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में हमने पढ़ा है कि पीपल विद दिस टाइप ऑफ डेल्यूजनल डिसऑर्डर बिलीव दैट दे हैव ए फिजिकल इशू और मेडिकल प्रॉब्लम सच एज ए पैरासाइट और ए बैड ऑर्डर। मतलब कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या फिजिकल इशू है, ऐसा उन लोगों को लगता है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पैरासाइट प्रॉब्लम भी हो सकती है, कि उनको लगता है कि जैसे मलेरिया हो गया है, जो पैरासाइट से होती है, ठीक है, मलेरिया है, या फिर उनको लगता है कि बैड स्मेल आ रही है, उनको हर जगह ये लगेगा कि बैड स्मेल आ रही है हमें, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली। मतलब कि हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम ढूंढ रहे हैं पूरे कमरे में कि यार बैड स्मेल आ रही है, बट कहाँ से आ रही है, हमें चीजें नहीं फाइंड आउट कर पाते कि कहाँ से आ रही है, या कई लोगों मतलब को फिजिकल इश्यूज का फॉल्स बिलीफ है ये। हाँ फिजिकल इश्यूज का।
कि प्रॉब्लम उन्हें लगता है प्रॉब्लम है, बट उनको प्रॉब्लम का कोई मेडिकल मतलब कि सिम्टम नहीं मिलता, कोई हम मेडिकल प्रूफ नहीं दे पाते, एविडेंस नहीं मिल सकता। मिक्स्ड वाले में होता है कि कोई भी जो भी हमने पढ़े इनमें से 2 या 2 से ज्यादा मतलब कोई भी किसी के भी सिम्टम हो सकते हैं, तो उसको मिक्स वाला भी हो सकता है, जो हमने उस दिन केस स्टडी की थी मिक्स वाला भी हो सकता है। पॉसिबल है कि इरोटोमेनिक और परसिक्यूटरी दोनों हो, है ना, ये चीज हो सकती है, तो इसमें आएगी मिक्स वाला। अब ये मैंने लिया है एक टाइप्स ऑफ डेल्यूजनल डिसऑर्डर की, ये मुझे गूगल से मिल गया था, छोटा सा, मतलब टाइम ज्यादा नहीं है एग्जाम से पहले, तो रिवाइज करने के लिए सबसे बेस्ट है कि कितने टाइप्स के होते हैं। इरोटोमेनिक होता है कि पब्लिक फिगर इज इन लव विद मी, हमें लगता है कोई फेमस बंदा है जो मुझसे प्यार में। ग्रैंडियोस है, हमें लगता है कि हम रियल सेलिब्रिटी हैं और हमें मतलब कि कॉपी करके किसी ने अपना पोस्टर छापा। हाँ। जेलस हो गया कि हमें लगता है कि हमारा पार्टनर हमें चीट कर रहा है जबकि हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। परसिक्यूटरी था कि हमें लगेगा कोई हमें मतलब कि नुकसान पहुंचाने का सोच रहा है, या कोई हमें स्टॉक कर रहा है, हम पे नजर रखे हुए है, ठीक है, कि हमें उनको रोकना है। सोमेटिक हो गया कि हमें कोई हॉरिबल डिसीज है लेकिन हमें पता नहीं है उसके बारे में क्या है, ठीक है, और लेकिन मुझे जानना है ये इस टाइप का। जैसे कई लोग नहीं बोल देते कि जब कोविड हुआ था तो बहुत ज्यादा ये हुआ था कि लोग जिनको जरा सा मतलब छींक भी आ रही थी, जरा सा गला भी हो रहा था, गला खराब हो रहा था, तो नहीं मुझे तो कोविड हो गया है, मुझे तो कोविड हो गया है। हाँ, नॉर्मल मतलब घर में भी इवन मुझे तो कोविड हो गया, मेरा गला है ना, हाँ 2 दिन से गला खराब है, कोविड हो गया अभी, और कोई सिम्टम नहीं है उन्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल मतलब कि ठंडा पानी पी रहे हो यार तुम 2 दिन से, उसको भी देख लो उसकी वजह से हो सकता है। नहीं, बहुत सारे होता है कि हमने लेकिन आरटीपीसीआर करवाया, कोविड टेस्ट कराया, उसमें कोई कोविड नहीं आया हुआ लेकिन वो कह रहे नहीं, हो सकता है कि इसमें ना आया हो, हमें तो है, इस रिपोर्ट टाइप की। गलत है। हाँ, रिपोर्ट गलत आई है, 37% लोगों की रिपोर्ट गलती आ रही है। बहुत लोग ऐसे मतलब कि बोलते हैं, इवन मेरे घर में भी ऐसा होता था कि जब मेरे फादर बोलते थे कि नहीं मुझे मतलब कि कोविड हो गया है, आरटीपीसीआर करा लिया कुछ नहीं आया, यार नहीं है तो अगर ये लॉन्ग टर्म तक मतलब कि ये प्रॉब्लम रहती है तो हम बोल सकते हैं कि उस बच्चे को उस बंदे को सोमेटिक डेल्यूजनल डिसऑर्डर। मिक्स में इनमें से कोई भी हो सकता है, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अनस्पेसिफाइड अदर टाइप ऑफ डेल्यूजन्स, ये इसमें दिया नहीं हुआ कुछ भी, वैसे इसमें मेनली हमारे 6 टाइप के ही हैं। अब आता है साइकोसिस क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि डेल्यूजनल डिसऑर्डर के अंदर फॉल्स बिलीफ के सिम्टम होते हैं लेकिन हेलुसिनेशन की नहीं होती, ठीक है, और ये साइकोसिस नहीं होता। अब हम पढ़ लेते हैं कि साइकोसिस क्या होता है, फिर डेल्यूजनल डिसऑर्डर तो हमने पढ़ लिया कि क्या होता है, अब साइकोसिस क्या है, या फिर हमें पता चल जाएगा ना कि डेल्यूजनल डिसऑर्डर में साइकोसिस के सिम्टम नहीं होते, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि साइकोसिस के सिम्टम क्या है। नींद आ रही नहीं नहीं, नींद नहीं, थकान हो रहा है मुझे मतलब क्या हुआ, मैं आज वो धूप निकल आया ना बहुत दिन बारिश के है। बाद, हम लोग का यहाँ पे तो बाढ़ आया हुआ है। हम लोग का अच्छा, इस जगह पे नहीं है, लेकिन आसाम पे तो पूरा मतलब बाढ़ आ गया है। तो आज बहुत दिन के बाद थोड़ा धूप निकला है तो मैंने बहुत सारा कपड़ा धो दिया इसलिए अच्छा, मशीन से धोया था हाथ से धोया था हाथ से धोया था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रूम पे है ना, अच्छा तो अच्छा अच्छा मशीन अच्छा। तो यहाँ पे नहीं है। अच्छा, आप पीजी पे रहते हो अभी? नहीं नहीं, मैं वो रेंट रेंट, में रहती हूँ, मैं और रेंट मेरा पे। हस्बैंड। हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब कि फैमिली मतलब कि यहाँ नहीं रहती, फैमिली ऑफिस नहीं में रहती, रहते हैं, नहीं रहते हैं, हाँ। तभी क्लास वगैरह टाइम से अटेंड कर पाते हो कि फैमिली के साथ तो ये हो जाता है कि यार मतलब कि कभी खाना बना रहे हैं, कभी ये बना रहे हैं, कभी वो बना रहे हैं, अभी तो ये होता है फिर कि भी जैसे आप हस्बैंड वाइफ है। फिर भी आप लोग तो पूरा टाइम पे मतलब आ जाते हो, आप आकर आ जाते हो, और एक वो है ना, क्या प्रियंका, नाम है उनका, हाँ वो, और एक है ना शिवानी। शिवानी, ये लोग पूरा टाइम पे आ हाँ जाते हैं हाँ, मेरे तो ये है कि हम मैंने ना मतलब कि एक भी क्लास मिस नहीं की, सिर्फ मेरी जो जिस दिन मैम ने वो करवाया था इंटर्नशिप रिपोर्ट वगैरह करवाई थी कि कैसे हाँ बनाते हैं। हाँ, उस दिन नींद आ हाँ, गया उस दिन मैं मतलब सो के उठी थी, फिर मैंने लगा नहीं यार ये तो मैंने किया हुआ है, कोई बात नहीं, अगर मतलब कि नींद में भी थी कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी उस दिन, मैंने कैमरा भी ऑन नहीं किया, वरना मेरा कैमरा हमेशा ऑन रहता है, सिर्फ उस दिन ऑन नहीं था। हाँ उस दिन तो बहुत नींद आ रही थी, मतलब ये था कि 4 बजे क्लास स्टार्ट होने वाली थी और 3:30 बजे तक इवन मैं नगमा मैम से बात कर रही थी मैसेज। हाँ
और देन मेरी आँख लग गई और आँख खुल गया, मतलब कि 4 बजने में 2 मिनट थे तब। हाँ। मेरा मुँह वूह धो के आई, फिर मैंने मतलब कि वो किया, लेकिन मैं नींद में थी, कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। बहुत दिक्कत हुई। पर फिर मेरे को लगा नहीं यार, जो करवाया था मैम ने वो किया हुआ था, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब बनाई हुई है। मैं ये तो हाँ। कर दी सबमिट, वो कोई दिक्कत नहीं। तो उस दिन मैम ने पूछा कि अरे तुम्हारा मतलब कि सिनॉप्सिस का टॉपिक क्या था? तो मुझे मतलब कि उसी में याद नहीं था कि यार मैंने बनाई थी, कितने महीने हो गए, वो मुझे नहीं पता क्या था। मेरे को आधा अधूरा याद था। अभी पता है एक और चीज मुझे पता चली है यहाँ पे, किसी ने अपडेट की थी हमारे ग्रुप पे कि जिन लोगों को सिनॉप्सिस नहीं बनानी है या फिर जो रिसर्च नहीं करना चाहते, वो अप्लाइड साइकोलॉजी ले सकते हैं। मतलब कि थ्योरी का सब्जेक्ट है अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी मतलब कैसा होता है? जैसे कि हमारे इसमें थ्योरी की सब्जेक्ट है ना, जैसे कि एमपीसी 11 है, 12 है, 13 है, ऐसे ही हाँ। उसको भी ऐड कर दिया गया है। 16 की जगह हमें वो मतलब कि हम कर सकते हैं, जैसे कि एमपीसी अच्छा। 17 करके शायद वो करके अप्लाइड साइकोलॉजी में, उसमें मतलब वो तो नॉर्मल। अभी मतलब अभी का जो जो बैच मतलब री रजिस्ट्रेशन करेगा या रजिस्ट्रेशन करेगा उन उन सब के लिए होगा नहीं, शायद। हम लोगों की भी चॉइस है, अगर हम मतलब कि नहीं करना चाहते हम उस एग्जाम को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक्चुअली मैंने जब किया था तब मेरे पास मुझे पता ही नहीं था इस चीज के बारे में कि अप्लाइड साइकोलॉजी का भी है हाँ। कुछ। ये मेरे को अभी 1-2 दिन पहले ही पता चला। तो इसके अच्छा। बारे में अगर आपने प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट नहीं किया है या फिर आपको लग रहा है कि नहीं यार प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट करेंगे फिर 5,000 की फीस देंगे उसके लिए, इंटर्नशिप वो बना रहे, रिसर्च बना रहे, क्योंकि गाइड तो उनकी भी 5,000 फीस मांगती है कम से कम। हाँ। तो इससे अच्छा अप्लाइड साइकोलॉजी कर लो, असाइनमेंट बनाओ, सबमिट करो और एग्जाम दो। हाँ। ये तो बाकी लेकिन थ्योरी। अभी तो टाइम चला गया होगा ना हम लोग का बैच के लिए भी। पता नहीं यार, कर तो सकते होंगे, जैसे कि अगर आप अभी एग्जाम दोगे जुलाई वाले हाँ। और इसके बाद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। ओके। बाकी मेरा तो आप अभी सिनॉप्सिस सबमिट किया भी नहीं मैंने। अच्छा सिनॉप्सिस किया नहीं है मतलब अभी। नहीं किया है हाँ अभी गाइड तक। चूज कर लिया आपने? हाँ मैं नगमा मैम को ही बोला है अच्छा, गाइड के लिए। हाँ। फिर तो ठीक है, फिर मतलब कि सिनॉप्सिस ही कर लो, फिर तो अप्लाइड साइकोलॉजी को हाँ। अगर नहीं किया होता जैसे फिर कर सकते थे। ये बात तो अगर पहले पता चल जाता होता तो मैं सच में वही हाँ, करती क्योंकि मुझे भी नहीं टाइम भी पता था बहुत एक्चुअली। कम लगता है ना। हाँ। हाँ, मुझे भी नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो मैं रिसर्च नहीं करती थी। मेरे को भी बड़ा मतलब कि वो ही है, मतलब थोड़ा तामझाम सा लगता है कि पहले सिनॉप्सिस बनाओ, फिर अप्रूव हाँ। करवाओ, अप्रूवल आ जाए, देन उसका प्रोजेक्ट बनाओ, फिर डेटा वगैरह कलेक्ट करो, फिर हाँ। उसको इतना वो करे, फिर वाइवा होगा, इससे अच्छा तो सीधा असाइनमेंट और एग्जाम, छुट्टी। हम्म। हम्म। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है साइकोसिस पे आ सकता है। साइकोसिस होता क्या है बेसिकली, एक पहले हम पिक्चर देख लेते हैं कि सब कुछ माइंड में, सब कुछ मतलब पजल बनी हुई है, हमें नहीं पता कैसा हमारा माइंड काम करता है। अब साइकोसिस डिस्टॉर्ट ए पर्सन परसेप्शन, चीजों को देखने का नजरिया, थॉट प्रोसेस, दोनों को चेंज कर देता है। कैसे? हेलुसिनेशन से और डेल्यूजन से, मतलब रिलेशनशिप। पॉजिटिव में और हेलुसिनेशन में, दोनों चीजें हैं, है ना? कि चीजों को देखने का नजरिया और थॉट प्रोसेस हमारा खराब हो चुका है, किससे? हेलुसिनेशन से और डेल्यूजन से। इसको हम बोलेंगे साइकोसिस। तो साइकोसिस इज a combination of symptom resulting in an impaired relationship with reality। रियलिटी से बिल्कुल हटके होता है। अलग। हाँ, इट कैन बी सिम्टम ऑफ सीरियस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का सिम्टम भी इसके अंदर आ सकते हैं। पीपल हु आर एक्सपीरियंसिंग साइकोसिस में हैव ईदर सॉरी हेलुसिनेशंस और डेल्यूजन। हेलुसिनेशंस भी हो सकती है ऐसे लोगों को, डेल्यूजन्स पॉसिबली भी हो सकते हैं, और फैंटेसीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिनको साइकोसिस। और इनके ये अपनी अलग ही इमेजिनेटेड दुनिया में जीते, जो कि रियलिटी से अलग होती है। ठीक है, रियलिटी से उनका जैसे इम्पेयर्ड लिखा हुआ है ना, तो रियलिटी से जिनका कोई लिंक नहीं होता, इनको अलग ही मतलब कि अपनी लाइफ में अलग ही फैंटेसीज में जी रहे होते हैं। सिम्टम्स देख लेते हैं, इसका क्या क्या सिम्टम है। एक ड्रॉप इन ग्रेड्स और जॉब परफॉर्मेंस, कैसे पता चल सकता है कि इस पर्सन को मतलब कि साइकोसिस हो सकता है? उसकी जॉब परफॉर्मेंस में कमी आ रही है, पहले वो इतना अच्छा काम कर रहा था, अब नहीं कर रहा है अपनी जॉब पे। ट्रबल थिंकिंग, क्लियरिंग और कंसंट्रेटिंग, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, ढंग से सोच नहीं पा रहा है, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उसको प्रॉब्लम आ रही है, क्लियर नहीं है, मतलब कि उसको क्लियर नहीं है कि मेरे को आज क्या करना है, कल क्या करना है, कोई प्लान नहीं है, कंसंट्रेशन पावर लो है कि हमें आज ये चीज पढ़नी है लेकिन हम नहीं पढ़ पा रहे हैं।
मतलब बुक खोल के बैठे हैं लेकिन बुक बंद कर रहे हैं बार बार। सस्पिशियसनेस और अनईज अराउंड अदर, लोगों को मतलब कि शक की निगाह से देखते हैं, सस्पिशियस तरीके से देख रहे हैं, शक की निगाह से देख रहे हैं। जैसे कि क्राइम पेट्रोल देखने के बाद 2-4 एपिसोड देख लो, हम हर किसी को शक की निगाह से देखते हैं। होता है ना ऐसा? हाँ। मेरी मम्मी देखती थी एक्चुअली बहुत ज्यादा, हम लोगों ने बंद करवा दिया उनका। मगर आप किसी दिन ये बोलोगे यार तुम लोग भी हमें हमारा मर्डर करके भागने वाले हो। सही में होता है ऐसा। और लोगों के पास मतलब कि अच्छा नहीं फील करते ये लोग, मतलब कि बहुत अजीब तरीके से लोगों को मतलब फील करवाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता किसी के पास भी। लैक ऑफ सेल्फ केयर और हाइजीन, हाइजीन की कमी होती है, सेल्फ केयर नहीं होता, खुद पे ध्यान नहीं रखते, प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस नहीं होना, प्रॉपर ड्रेसअप नहीं होना, साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनना, नेल्स नहीं प्रॉपर कट करना, ब्रश नहीं की, मतलब गंदे कपड़े पहने हुए हैं, ध्यान नहीं दे रहे, मतलब कि बाल नहीं कॉम्ब करना, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। स्पेंडिंग मोर टाइम अलोन देन यूजुअल, जितना पहले हम अकेला रहते थे उससे ज्यादा अभी अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अकेले रह रहे हैं, आइसोलेट है, अकेला फील करते हैं, लोगों से मिलना पसंद नहीं करेंगे, अकेले रहेंगे, जितना पहले रह रहे थे उससे ज्यादा। स्ट्रॉन्गर इमोशंस देन सिचुएशंस कॉल फॉर, मतलब कि जहाँ सिचुएशन ऐसी होती है, इतने इमोशंस की जरूरत नहीं होती है, वहां पे हम हमारे इमोशंस बहुत स्ट्रांगली आते हैं उन चीजों के लिए। जैसे कि जहाँ पे हमारे दो नॉर्मल फाइट हुई, लेकिन वहां पे एग्रेशन कैसे आ रहा है, हमने सीधा होप की स्टिक उठा ली, ठीक है, इस टाइप का धक्का दे देना किसी को। नॉर्मल डिबेट नहीं करेंगे मुंह से कि हाँ भी चलो ठीक है लड़ाई होगी थोड़ा सा, मतलब कि मुंह से थोड़ा बहुत तूने 4 गाली दी मैंने 4 गाली दी और निमट गई फाइट, नहीं ऐसा नहीं होगा। हम सीधा क्या करेंगे, धक्का दे देना, सर फोड़ देना, उस टाइप की चीजें। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर इमोशंस हमारे बाहर आते हैं। दूसरा कि सिचुएशन मान लो कि है कि ब्रेकअप हो गया तो देन हम क्या कर रहे हैं कि नहीं अब तो मुझे भी सुसाइड करनी है, मेरा ब्रेकअप हो गया, अब मैं नहीं जी सकता इसके बगैर, उस टाइप का। या आज मेरा फ्रेंड पार्टी में नहीं आया, मैं उसको जान से मार दूंगा, वो मेरी पार्टी में ऐसे कैसे नहीं आया, उस टाइप का। मतलब जहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाने की जरूरत नहीं है, बट हम दिखा रहे हैं। जैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट ला के नहीं दिया, आज आप घर से बाहर, आप मेरे को शक्ल नहीं दिखाओगे लाइफ में दोबारा, इस टाइप की मतलब कि यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे कोई भी इमोशन बिल्कुल ही नहीं दिखाना, मतलब बैलेंस इमोशन नहीं दिखाएंगे, या तो बिल्कुल नहीं दिखाएंगे या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे, है ना। अब आती है हमारी साइको एनालिटिक अप्रोच, बहुत फेमस है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें से, 3 क्वेश्चन बन के भी आ जाते हैं कई बारी, और एक बार ही पढ़ लो, फर्स्ट ईयर में भी आती है, सेकंड ईयर में भी आती है, काउंसलिंग में भी है, क्लिनिकल में भी है, ऑर्गेनाइजेशनल में भी है, तीनों में दी गई है ये, 11th में भी है, 11th 12th में भी दी गई है। मतलब कि ये बेसिक लगा लो एक तरह से हमारी साइकोलॉजी का। हम लोग का नर्सिंग में भी था ये साइको एनालिटिक अच्छा, अप्रोच। हाँ। वही इसलिए मतलब कि ये कि टोटल हर चीज के बारे में मतलब कि इसमें दिया हुआ है, और इसको मतलब कि जैसे अपने से कनेक्ट करके देखो तो बहुत इजीली समझ में भी आते हैं। सिगमंड फ्रेड जी ने दी थी 1900 में, ठीक है। तो साइको एनालिसिस इज अ सेट ऑफ थ्योरीज, इसमें कई कई टाइप्स की थ्योरीज में है, थेरेपेटिक टेक्निक दी गई है जो कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड से डील करती है, और ट्रीटमेंट का मेथड दिया गया है कि मेंटल डिसऑर्डर को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, वो सारी चीजें इसके अंदर है। मतलब साइको एनालिसिस एक सिंगल थ्योरी नहीं है, ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं। जैसे कि हम ह्यूमन नेचर के बारे में बात करते हैं, आईडी को सुपर ईगो के बारे में बात करते हैं, उसके अलावा हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो 3 अलग अलग यहाँ पे आ गई थ्योरी हमारी, है ना। उसके अलावा थेरेप्यूटिक टेक्निक्स आ जाती हैं इसके अंदर, काफी तरह की, जैसे साइकोडायनेमिक थेरेपी की हम इसमें बात करते हैं, बिहेवियरल थेरेपी की इसमें बात करते हैं, जो कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड से डील करती हैं। और इसको हम इकट्ठा यूज करें थेरेप्यूटिक टेक्निक्स को, थ्योरीज को, तो हम मेंटल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब इसमें अलग अलग थ्योरी हैं, पहले हम ह्यूमन नेचर के बारे में देख लेते हैं। जो हमारी पहली थ्योरी हमारा क्या कहती है, फ्रेड जी ने बोला था कि ह्यूमन नेचर है, डायनेमिक है, हर एक पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन नेचर को 3 टाइप में बांटा गया है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस क्या होता है, अनकॉन्शियस क्या होता है, कॉन्शियस क्या होता है। कॉन्शियस माइंड वो होता है जिससे हम प्रॉपर तरीके से अवेयर होते हैं, है ना। प्रॉपर हमें पता है कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, आज हमने क्या खाया है, कल हमने क्या खाया था, या आज हमें जॉब पे क्या करना है, कल हमारा होमवर्क क्या मिला था, हमें जॉब पे क्या करना था, हमें कौन सा मेरा काम रह गया है पेंडिंग,
या हमारी फैमिली में कौन कौन है। कॉन्शियस माइंड है, हमें सब कुछ पता है वहाँ। सबकॉन्शियस में क्या है कि जहाँ पे हम थोड़ा सा माइंड पे जोर डालते हैं और हमें वो चीजें याद आ जाती हैं। जैसे कि लॉन्ग टर्म हमारी मेमोरी, हमारी शादी को 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, पुरानी मेमोरी है, लेकिन हम अपने माइंड पे थोड़ा सा फोकस डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ इस तारीख को हमारी शादी हुई थी, या इस तारीख को हमारा बर्थडे था, या फिर कोई भी इवेंट हुआ था। जैसे कि हमने अगर किसी चीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होता है तो वो चीज हम अपने माइंड पे थोड़ा सा जोर डालते हैं, हमें पता चल जाता है कि हाँ इस तारीख को ये चीजें हुई थी। लेकिन फिर आता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड जिसको हम बहुत ज्यादा ऐसी चीजें इसमें आ जाती है जिसको हम याद नहीं कर पाते जनरली, या जिस पे हम ध्यान ही नहीं देते, ध्यान देना ही नहीं चाहते। तो इसमें बहुत सारे ऐसे इवेंट आ जा सकते हैं जो ट्रॉमेटिक होते हैं, जिनको हम याद नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में, इसलिए वो उन चीजों को हमने दबा के रखा होता है। कई बार ऐसी बहुत सारी डिजायर्स आ सकती हैं जो हमें लगता है कि इनको दबे रहने दो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि लोग इसको अप्रूव नहीं करेंगे या अप्रूवल नहीं देंगे। बहुत सारी ऐसी डिजायर्स हो सकती है, जैसे कि कई फैमिलीज जो होती हैं, जैसे मोमडन फैमिलीज में हमने देखा है इजराइल वगैरह में, डांस को मतलब कि अच्छा नहीं माना जाता कि लड़के डांस नहीं, लड़का या लड़की कोई भी हो फैमिली में से वो डांसर नहीं बनेगा या डांस नहीं करेगा, तो उनको वहां पे बेकार माना जाता है। तो जिन लोगों के अंदर ये ख्वाहिश भी होती है वो उसको अनकॉन्शियस माइंड में सेव कर लेते हैं, दबा के रख लेते हैं, रिप्रेस कर लेते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों करते हैं कि उनको पता है कि लोग उसको अप्रूवल नहीं देंगे, उस चीज को अप्रूव नहीं करेंगे। अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे गिटार बजाने का शौक है लेकिन मैं नहीं कर पा रही क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी फैमिली में से कोई मुझे अप्रूवल नहीं देगा, तो वो मेरी डिजायर एक दब के रह गई। अब इसमें बहुत सारी डिजायर हो सकती है, सेक्स ड्राइव डिजायर हो सकती है, या फिर कोई भी मतलब कि डांसर बनने की डिजायर हो सकती है, सिंगर बनने की डिजायर हो सकती है, या फिर क्रिमिनल डिजायर भी इसमें हो सकती है कि हमें कोई चीज चाहिए होती है, उसके लिए हम पागलपन की हद तक मतलब कि ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि लोग अप्रूव नहीं करेंगे इस चीज को, इसलिए हम उसको दबा लेते हैं या लोगों को बताते नहीं है। या कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है जैसे कि जिसको हम मतलब कि डिफेंड कर रहे हैं कि हाँ ये चीज हुई है, लेकिन हम उसको लाना नहीं चाहते अपने कॉन्शियस माइंड में। नेक्स्ट हमारा आता है ईगो एंड सुपर ईगो। जैसे कि एक पिक्चर है हमारी बहुत अच्छी सी जो हमें बिल्कुल डिस्क्राइब करती है। हम टीवी शोज हम बहुत देखते हैं, डेली सॉप हम बहुत देखते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, एक हम होते 2 हैं, आ जाते हैं एक्स्ट्रा। हाँ, 2 कंधे पे बैठे होते हैं, एक इस कंधे एक पे एक लेफ्ट नेगेटिव आ पे। जाता है, एक पॉजिटिव आ जाता है। हाँ, नेगेटिव को हमने शैतान घोषित कर दिया, पॉजिटिव को हमने एंजल घोषित कर दिया। ये हमारा बेसिकली इसी थ्योरी से मतलब कि निकला है। अब ईद क्या होती है, ईद हमारा जिद्दीपन होता है, डिजायर हाँ, होती है कि कोई चीज हमें चाहिए तो चाहिए, बाय हुक और क्रुक, मतलब गलत तरीके से चाहे सही तरीके से। जैसे बच्चा होता है ना, 2 साल का बच्चा होता है, वो जिद करता है कि मुझे ये चीज चाहिए, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि मोरल्स क्या होते हैं, एथिक्स क्या होते हैं, कोई चीज क्या फॉलो करनी होती है, कौन से रूल्स बनाए गए हैं, ये चीज मुझसे बिलोंग करती है नहीं करती, लेकिन मुझे ये चाहिए तो चाहिए मुझे, वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हमारे इंस्टिंक्ट होते हैं, हमारी डिजायर्स होती हैं जो हमें ये बोलती हैं कि हमें ये चीज चाहिए और हमें ये चीज पानी है, चाहे सही तरीके से चाहे गलत तरीके से। देन हमारी आती है रियलिटी। रियलिटी होते हैं हम, कि अगर जैसे कि मान लो केक है हमारे पास, ठीक है, केक आया, बर्थडे केक है, मम्मा ने रखा हुआ है फ्रिज में, मेरा भाई है, मैं हूँ, दोनों के बीच में वैसे भी बटना है वैसे भी बटना है, तो मैंने क्या किया, अपना पहले ही मम्मी के बांटने से पहले आधा पहले ही कट करके अपने खा लिया, कि मम्मी की डांट से भी बच जाऊंगा। मतलब मैंने क्या तरीका ढूंढा, मम्मी की डांट से भी बच जाऊंगा, ये तो मेरा है ही, ये मैंने खा लिया अपने हिस्से का, बाकी मेरा भाई या बहन खाता रहेगा बाद में। वो होगी रियलिटी, कि हमने सही तरीके से ले ली वो चीज, ठीक है, हाँ, रियलिटी होगी। फिर हमारी आ गई सुपर ईगो। सुपर ईगो होते हैं मोरल्स। मोरल्स होते हैं हमारे खुद के बिलीफ जो हमने खुद बनाए होते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग क्या सही हमें करना चाहिए, क्या हमें गलत करना चाहिए, ठीक है, क्या हमारे अकॉर्डिंग सही है क्या गलत। वो हमारे खुद के मोरल्स होते हैं। एथिक्स होते हैं जो हमारी पूरी सोसाइटी फॉलो करती है, वो उनके रूल्स होते हैं। मोरल्स हमारे खुद के होते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग क्या सही और क्या गलत है वो चीज। तो मोरल्स के अंदर हमारा क्या आ जाता है कि मतलब कि मेरी बहन को ये चीज ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं मतलब कि केक ज्यादा नहीं खाती हूँ, अपने में से भी थोड़ा सा बचा के उसके लिए रख देती हूँ। ये मेरी सुपर हीरो हाँ, मुझे बोलती है, ठीक है। ईद बोल रहा है कि अरे कोई बात नहीं, तेरे को भी तो पसंद है, तू खा ले, उसका वेट क्यों करती है, ये मेरा ईद बोल रहा है मुझे। और रियलिटी हाँ, क्या है, चलो हाफ तो खा ही लेती हूँ, हाफ तो मेरा ही है, तो मैंने बचने का तरीका भी निकाल लिया और वो चीज भी खा ली, ठीक है।
तो अगर अगर हमें नॉर्मल अगर इन तीनों चीजों में बैलेंस होता है, जैसे हमारी ईगो और सुपर ईगो में बैलेंस अगर होता है तो ओके है हमारी लाइफ, ठीक है, स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे हमारा इनका बैलेंस तीनों का बिगड़ जाता है, तब हमें जरूरत पड़ती है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। जब हम मतलब जस्टिफाई करते हैं चीजों को कि मतलब कि बैलेंस बिगड़ गया, ईद हमारा ज्यादा भारी हो गया, ईद ने बोला यार तेरे को भी तो पसंद है, तू पूरा केक क्यों नहीं खा जाता, उसके लिए मत छोड़। तो हमारा ईद ज्यादा मतलब हावी हो गया, हमने वो पूरा केक खा लिया। बाद में मतलब मम्मी आ रही है, चाहे डंडा लेके आ रही है, चाहे चप्पल लेके आ रही है, बाद में मार दी हमें। वो बोलेगी कह रहे कि ये क्यों किया। तो हम बोलेंगे तो हम जस्टिफाई करेंगे, मम्मी क्या हुआ था ना कि भाई ने मना कर दिया था मुझे कि उसको नहीं खाना। हम जस्टिफाई करेंगे भाई ने तो मना कर दिया इसलिए। हाँ ये होगा ईगो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। हाँ, ये ईगो डिफेंस मैकेनिज्म हमें जस्टिफाई करता है चीजों को। हाँ हाँ, तब हमारी ईद हम पे हावी हो जाती है, सुपर ईगो हम पे हावी हो जाती है कि आपके मोरल्स आपके ज्यादा बड़े हैं, गिल्टी आप फील ना करो इसलिए। अब हम पढ़ते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ये हमारे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म हो गया कि हमने जस्टिफाई किया चीजों को कि मेरे भाई ने मना कर दिया था, ये मैं जस्टिफाई करती हूँ। या मैं ये बोलूँ कि यार मेरे एग्जाम में कम मार्क्स आए क्योंकि मतलब कि एग्जाम का पेपर टफ आया। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने पढ़ाई कम की है, मैंने भी पढ़ाई अच्छी की थी, लेकिन हाँ, नहीं तो बीमार हो गया। हाँ बीमार हो गया था इसलिए नहीं कर पाया। मम्मी पता है क्या हुआ था, क्लास में ना मैडम ने मुझे कहीं जाने के लिए भेज दिया था कि अपना काम करवाने के लिए भेज दिया था, इसलिए मेरे एग्जाम का इतना टाइम निकल गया, इसलिए मेरा पेपर छूट गया। हाँ बहाने, मतलब हमारे बहाने हर चीज के लिए तैयार रहते हैं। हम क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि ये मतलब प्रॉब्लम आ गई। आता कभी नहीं बोलेंगे कि हम गलत थे, है ना, ये चीज होती है, कभी नहीं बोलते हम कि हम गलत। तो साइको एनालिटिक थ्योरी में डिफेंस मैकेनिज्म जो काम करता है वो कब करता है कि अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल ऑपरेशन दैट फंक्शन टू प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम एंजाइटी प्रोड्यूसिंग थॉट। जो चीज उनको एंजाइटी देती है या कॉन्फ्लिक्ट्स उनके अंदर होते हैं, उन चीजों को जस्टिफाई करने के लिए ईगो डिफेंस मैकेनिज्म बनता है। जबकि जब ईगो और सुपर ईगो में कोई बैलेंस नहीं होता, तब हमारा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है हमारी एंजाइटी को मैनेज करने के लिए। अब ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, कौन कौन से टाइप के होते हैं, जस्टिफाई करना है, कैसे कैसे करना है, अब वो देख कौन कौन से बहाने हमें यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, वो इसके अंदर आ सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है कि हमने अनकॉन्शियस कोई फीलिंग थी जो कि हमें डिस्टर्ब कर रही थी, तो हमने उसको अपने अंदर दबा लिया, हम जाहिर नहीं होने देते। जैसे कि मैम हमेशा बोलती हैं कि कोई तुमसे पूछता है कि "अरे, कैसे हो तुम लोग", तो हम हमेशा कैसे बोलते हैं, हाँ ठीक है हम। कोई हमसे नॉर्मल पूछ रहे कह रहे कि और सही है सब ठीक ठाक, तो हम क्या कहते हैं, हाँ भाई सब ठीक ठाक, उस टाइप से हम बोलते हैं। तो वैसे मेरे साथ उल्टा होता है, मैं कभी नहीं बोलती, मैं ये बोलती हूँ हाँ बहुत प्रॉब्लम है, सही कर सकते हो। मेरा हमेशा ये होता है। तो जब भी मैम ये चीज बोलती है ना, मेरे को हंसी छूट जाती है कि मैं कभी नहीं बोलती कि हाँ भाई ठीक ठाक हूँ। तो बोलती है हाँ प्रॉब्लम है, सही कर सकते हो, कुछ कर सकते हो आप, कर दो आज। इस टाइप से होता है, मतलब मैं उसको दबाने की कोशिश नहीं करती हूँ, ठीक है जो फीलिंग्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन मेरे घर वाले भी क्या करते हैं, जैसे मैं मैम के सामने कुछ बोलती हूँ ना, तो बाद में ये लोग मेरा मजाक उड़ाते पीछे से, कह रहे ये है ना सब कुछ बोल देती है मैम के सामने, तो छुपाना क्यों है। उनको ये होता है कि ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए, मतलब कि जैसे अगर कोई पूछे ठीक ठाक हो तो हाँ ठीक ठाक हूँ, हाँ, तो ठीक बोलो करके रख देना नहीं हूँ मैं ठीक हूँ, मैं क्यों बोलूंगी। तो ये वही चीज होती है कि आपने अपने मतलब कि माइंड में मतलब वो सारी चीजों को सप्रेस करके रखा हुआ है, उन चीजों को सारे दबा के रखा हुआ है चीजों को, आप नहीं जाहिर होना चाहते कि हाँ भी हम परेशान हैं, इसलिए आप करते हो, तो इसको हम बोलते हैं रिप्रेशन। रिप्रेशन इज एन अनकॉन्शियस मैकेनिज्म एम्प्लॉयड बाय द ईगो टू कीप डिस्टर्बिंग और थ्रेटनिंग थॉट्स फ्रॉम बिकमिंग कॉन्शियस। ये अपने सारे भी कोई भी थॉट्स हैं जो आपको डरा रहे हैं या आपको परेशान कर रहे हैं, उन चीजों को दबाए रखना। जैसे कि अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, मैं उनके बारे में अगर डिस्कस नहीं करूंगी, तो वो मेरी लाइफ में दबे रहेंगे। अगर मैं उनको डिस्कस करना चालू करूंगी कि हाँ मैं परेशान हूँ परेशान हूँ परेशान हूँ, तो मतलब कि प्रॉब्लम आ जाएगी। तो रिप्रेशन का मतलब होता है उन चीजों को दबा के रखना, ऐसे थॉट्स को दबा के रखना जो आपको एंजाइटी दे, है ना। तो लोगों को बोलना कि हाँ हम ठीक है। फिर आता है डिनाइल। डिनाइल का मतलब है मना कर देना। जैसे कि अगर मैं अपने हस्बैंड को बोलूँ कि आपने स्मोकिंग की है, तो वो मुझे मना कर देगा, नहीं मैंने तो की नहीं, किसी और ने की होगी, तो जस्टिफाई कर दिया उसने एक ही बार में कि नहीं किसी और ने किया, ठीक है।
तो ऐसी कोई सिचुएशन जो वो हैंडल नहीं कर सकते, तो वो उसको मतलब कि किसी और, मना कर देती हूँ। हाँ टाइल मतलब कि डिनाई कर दिया, मना कर दिया उसकी, ये नहीं, हमने नहीं की। अब denial involves blocking external event from awareness. If some situation is just too much to handle, the person just refuse to experience it. उसने मना ही कर दिया कि नहीं ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वो हैंडल नहीं कर पाएंगे और तभी मेरे सर पे चढ़ेगी उस टाइम से। For example, smoker may refuse to admit to themselves that smoking is bad for their health. स्मोकर मतलब कि हर सिगरेट के पैकेट पे, हर मतलब कि जो भी सिगरेट होती है, स्मोकिंग की चीजें होती है, उन पे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, लेकिन वो हमेशा बोलते हैं कि नहीं ये तो लोगों को दिखाने के लिए लिखा होता है, सबको नुकसान थोड़ी ना देती है, लेते हैं है ना मना नहीं करते, वो लेते हैं, कभी नहीं मानेंगे कि हाँ ये चीज नुकसान देती है। एल्कोहलिक जो लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं कि नहीं अल्कोहल में मतलब कि थोड़ा बहुत तो सबको लेनी चाहिए, ये तो मतलब कि अच्छा होता है, हेल्प करता है, हाँ, इस टाइप से मतलब कि बोलते हैं। यार नहीं ये तो मतलब कि दवाइयों में मिलाई जाती है ताकि मतलब खांसी इससे सही हो जाती है, मेंटली डिस्टर्ब नहीं होते, स्ट्रेस कम हो जाता है, लेनी चाहिए, वो इस टाइप से मतलब कि चीजों को मतलब कि डिनायल करते रहते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि हमने प्रोजेक्टिव कुछ भी इमेजिनरी चीज बना ली अपने माइंड में। अब कैसे? दिस इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल एट्रीब्यूटिंग देयर ओन अनएक्सेप्टेबल थॉट्स, फीलिंग्स एंड मोटिव्स टू अनदर पर्सन। अपने जो भी थॉट्स होते हैं किसी और पर डाल देना। कैसे? You might hate someone, but your super ego tells you that such hatred is unacceptable. You can solve the problem by believing that they hate you. सिंपल हो गई कि हम किसी पर्सन को पसंद नहीं करते, तो हम क्या बोलेंगे, हमें लगेगा कि अगर हम ये बात किसी को बोलेंगे कि हम किसी पर्सन को पसंद नहीं करते, तो सब क्या बोलेंगे कि तुम गलत हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब कि ऐसा कोई पर्सन नहीं होता जो मतलब कि परफेक्ट होता है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको उसको मतलब कि नापसंद नहीं करना चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं कि सामने वाला पर्सन हमें पसंद नहीं करता, हमें नहीं पता क्या रीजन है, लेकिन वो पर्सन हमें नफरत करता है हमसे। हम कभी नहीं बोलते हम उससे नफरत, हम हमेशा बोलेंगे कि सामने वाला पर्सन हमसे नफरत। फैमिली में भी होता है, जो पर्सन ये होता है कि जिसको हम डिसलाइक करते हैं, हम कभी नहीं बोलते कि हम तुझे डिसलाइक करते हैं, हम हमेशा ये बोलते हैं कि ये वाला पर्सन हमें डिसलाइक करता है, वो हमें पसंद नहीं करता, वो स्टार्ट करता है हमेशा। कभी नहीं कहेंगे कि हमने उसको मतलब कि ट्रिगर किया है इसलिए वो स्टार्ट हुआ है तो हमेशा ये बोलेंगे कि सामने वाले पर्सन ने स्टार्ट किया। अब होता है डिस्प्लेसमेंट, कि कहीं का गुस्सा कहीं पे निकालना। ठीक है, बॉस ने आपको डांटा, आपने अपना गुस्सा आके निकाल दिया अपने हस्बैंड पे, या बॉस ने आपके हस्बैंड को डांटा, आपने आपके हस्बैंड ने आगे वो निकाल दिया बीवी पे, या बीवी से लड़ गया है जाके बॉस के सर पे चढ़ गया, वहां पे जाके अपने कलीग के, अपने जूनियर के सर पे चढ़ गया तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। बहुत इजी टेक्निक है, बहुत इजीली मतलब कि समझने का तरीका है कि हाँ कहीं का गुस्सा कहीं पे निकाल। हमने अपने बच्चे को डांटा, हम हमारे बच्चे ने क्या किया, और तो कोई मिला नहीं, टॉयज पे निकाल रहा है अपना गुस्सा, या पेट पे निकाल रहा है। अब ऑब्वियसली बात है हम लोगों से झगड़ेगा नहीं, उसको पता है यार दो झाटे और भी टिक सकते हैं फिर तो इसलिए वो क्या करेगा, दो जाके अपने पेट को मार देगा, कह रहे अब ये क्या करेगा ये उससे तो अच्छा। हम लोग के साथ भी बहुत ज्यादा होता है। हाँ, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? मेरा तो ऐसा है कि जब भी मतलब अभी तो स्कूल में कर रही हूँ, तो कुछ अगर स्कूल में कुछ ऐसा होता है, कोई सीनियर कुछ बोलता है, तो किसी को तो बोल नहीं पाती हूँ ना, तो आके बस हस्बैंड के साथ ही झगड़ा शुरू हो जाता है उनको भी पता होता है कि नहीं, ये वाला झगड़ा हाँ, मेरे लिए नहीं है, ये वाला गाली मेरे लिए नहीं है वो अरे भी ये तो सुन कहीं लेते और हैं। से ट्रिगर होके आया है हाँ, कहीं और से उनको भी पता होता है ये कि कहीं और का कहीं पे निकाल रहा है बोल के। कभी कभी तो बोलते भी है कि ये तुम मतलब स्कूल का मतलब गुस्सा आके मेरे ऊपर निकाल रही हो। हाँ, ऐसा है। पता होता है मतलब कि कई बार ये होता है मदर इन लोगों को गुस्सा हस्बैंड पे निकल रहा है हाँ ये तो होता ही रहता है। होता है, सबके साथ होता है, मतलब थोड़ा ना थोड़ा या ज्यादा सबके साथ होता है। हाँ डायरेक्ट नहीं होता हाँ तो इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट वे में बोलते हैं हाँ, इंदिरा में भी होता है। और बच्चे तो अपना निकालते हैं, हम अपने बच्चों पे निकालते नहीं, हस्बैंड ने डांटा किसी बात के लिए, बच्चे पे गुस्सा निकल रहा है, बाद में हस्बैंड बोलते हैं कि बच्चे को क्यों डांट दिया बिना बात के फिर गुस्सा यहाँ पे है, वो कहीं तो निकलेगा ना, वो कहीं तो वेंट आउट तो वो चीजें हो जाती है। देन होता है एक्चुअली रिग्रेशन। एक्चुअली ये डिफेंस मैकेनिज्म कभी कभी मतलब फायदेमंद भी होता है ना।
हाँ, ये हमेशा फ़ायदेमंद होता है अगर एक लिमिट में हो तो, क्योंकि ये हमारी एंग्ज़ायटी हाँ, को कंट्रोल करता है कि ये वेंट आउट हो हाँ, गया हमारा गुस्सा, कहीं पे तो हाँ, हुआ, तो हमें मतलब स्ट्रेस से रिलीफ़ मिल गया वहाँ पे। लेकिन अगर ये हुँ, वेंट आउट नहीं होता तो हमें प्रॉब्लम देता। लेकिन अगर ये हाँ, बहुत ज़्यादा लेवल पे हो जाए कि हम बार-बार ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, सेम चीज़ें बार-बार कर हुँ, रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कर रहे हैं, तो हमें हुँ, प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल इलनेस हो सकती है कि हम अपनी चीज़ों को दबा के रख रहे हैं बहुत ज़्यादा। हुँ, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर नॉर्मल लाइफ में हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है तो ठीक है, इट्स ओके, सबकी लाइफ में होता है। लेकिन हुँ, बहुत बड़ी चीज़ों को दबा के रखना, जैसे कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया है, जैसे कि घर पे किसी की डेथ हो जाती है। अगर हम उस हुँ, इवेंट को दबा के रख दें, अपने मतलब इमोशंस को ना ज़ाहिर होने दें, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है ना? हो सकता है, वो हाँ, प्रॉब्लम देगी क्योंकि हमारे इमोशंस कहीं पे निकलेंगे नहीं। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, हमारे इमोशंस निकल रहे हैं, वेंट आउट तो हुँ, हो रहे हैं, कहीं भी हो हाँ, तो ये प्रॉब्लम नहीं देगी, है ना? अब होता है रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है? दिस इज अ मूवमेंट बैक इन साइकोलॉजिकल टाइम व्हेन वन इज फेस्ड विद स्ट्रेस। जब कोई पर्सन स्ट्रेस में होता है तो उस टाइम को हम रिग्रेशन कैसे बोल सकते हैं? एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं इससे पहले। ए चाइल्ड में बिगन टू सक देयर थंब अगेन और बैट द बैट व्हेन दे नीड टू स्पेंड सम टाइम इन द हॉस्पिटल। एक बच्चा है जिसको ये पसंद नहीं है कि वो अपने घर जाए, तो वो क्या कर रहा है, बार बार अपना मतलब कि बेड गीला कर रहा है, बार बार ये दिखा रहा है कि मैं अभी भी बीमार हूँ। या फिर हाँ, कई बार बच्चे होते हैं, हम लोग भी करते हैं, आज जॉब जॉब पे जाने का मन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, अपने बॉस को क्या बोलते हैं, सर आज मेरा हेडेक हो रहा है, आज मुझे फीवर है, आज मैं ये हो गया था, आज मैं वो हो गया था। हमारी उसमें कौन करती है इंटर्नशिप वाली, उसमें कौन करती है, शिवानी। शिवानी बोलती है, हाँ, हाँ, कई बार बोलती है ना मुझे से, मैम आज मैं ना आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैम आज मेरी है ना घर की बिजली चली गई इसलिए मैं ना क्लास नहीं अटेंड कर पाई। बेटा फोन में तो था, मोबाइल में तो इंटरनेट था ना, वहां से अटेंड कर हाँ, लेते। मैम मैं सुन नहीं पाई, क्या आप रिपीट कर दोगे दोबारा? क्यों नहीं सुन पाई भाई, बाकी लोग भी सुन रहे हैं। एक दो बार होते हैं ठीक है, चल जाता है, मैम बिजली चली गई थी हाँ, इसलिए नहीं सुन पाई। यार तो बाकी बाद में कॉल करके बच्चों से भी पूछ सकती हूँ, बट नहीं, वहां पे उसने ये हुँ, करना होता है, मैम मैं इस वजह से नहीं कर पाई, मैम मैं इंटर्नशिप रिपोर्ट नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मेरा लैपटॉप टूट गया। जिसने हाँ, बनानी होती है वो 6 मतलब कि तरीके ढूंढ ली, है ना? अब जिसने हाँ, नहीं बनानी वो तो मतलब कि ढूंढ ही सकता है कि हाँ भी ना काम करने के 6 बहाने होते हैं। हाँ, वही, तो वही चीज़ है इसमें कि जब हम किसी स्ट्रेस को फ़ील कर रहे होते हैं, हम किसी चीज़ को मतलब कि मतलब कि डिनाइड कर रहे होते हैं, मना कर रहे होते हैं, तो हमें एक बहाना बनाने की यहाँ पे ज़रूरत है। उस चीज़ को हम बोलते हैं रिग्रेशन, कि हम बहाना बना रहे हैं किसी चीज़ से बचने का। हॉस्पिटल में रहने का बहाना या फिर अपने पेरेंट्स के साथ रहने का बहाना। हो सकता है कि किसी पेरेंट्स के साथ ज़्यादा अटैच हो बच्चा, तो वो बोलता है नहीं आज मतलब कि कोई रिश्तेदार आया हुआ है उसके साथ ज़्यादा अटैच है, तो वो बोलेगा नहीं मम्मी आज मेरे स्कूल जाने का मन नहीं है, आज मेरे को आज मेरे को हेडेक हो रहा है, या मैं सही हो जाऊँगा अगर आप मेरे को मतलब कि घुमाने लेके जाओगे तो। इस तरीके के बहाने भी होते हैं। आज ये खाना है, आज वो खाना है, क्यों खाना है? क्योंकि मैं बीमार हूँ, सही फ़ील करता हूँ मैं खाने के बाद। तो बहाने मारना वो होता है रिग्रेशन। अब होता है सब्लिमेशन, satisfying an impulse aggression reaction with a substitute object in a socially acceptable way। अब डिस्प्लेसमेंट है, जैसे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट में क्या था कि हम एग्रेशन अपना निकाल रहे थे, लेकिन वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं था वो तरीका। लोगों को अगर हम बताएंगे तो लोग को बोलेंगे कि अरे आपने गलत किया, आपने अपना मतलब बॉस का गुस्सा घर पे आके निकाला। सोशली एक्सेप्टेबल वो चीज नहीं है, लेकिन सब्लिमेशन में ये चीज जो होती है वो सोशली एक्सेप्टेबल होती है। मतलब इस तरीके के बहाने, जैसे कि अगर एग्जाम का तरीका था, एग्जाम का हमने एक एग्जांपल लिया था कि एग्जाम में मैं अच्छा नहीं कर पाई क्योंकि अचानक से लाइट चली गई थी वहां की, मतलब तो मतलब पंखा भी नहीं चल रहा था और लाइट भी ऑफ हो गई, तो इस वजह से मुझे कुछ क्लियर दिख नहीं रहा था, तो इसलिए मैं फटाफट मतलब कि एग्जाम जितना हुआ था ना उतना ही मैम ने मतलब कि ले लिया पेपर, और आगे मैं लिख ही नहीं पाई, या टाइम कम दिया था, पेपर टफ आया था। तो इसमें क्या होता है, सब्लिमेशन सोशली एक्सेप्टेबल वेज है, जहाँ पे हमें कोई कुछ ये नहीं कहेगा मतलब कि आपने ऐसा क्यों किया, है ना? तो डिफरेंस समझ में आया डिस्प्लेसमेंट और सब्लिमेशन में? मतलब डिस्प्लेसमेंट में मतलब हम लोग का कहीं का गुस्सा कहीं पे निकालते हैं हाँ, और सप्लीमेशन में मतलब कहीं मतलब इसमें भी कहीं का गुस्सा नहीं मतलब थोड़ा इसमें मतलब वो कि है। हमने ऐसा चीज करनी है जो कि सोशली एक्सेप्टेबल हो, जैसे कि ऐसा कोई बहाना बनाना है
या एग्रेशन इस तरीके से निकालना है जहाँ पे सोशली एक्सेप्टेबल मैनर हो। जैसे कि मान लो कि हमने कहीं का गुस्सा कहीं पे निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हाँ लेकिन सब्लिमेशन में हम क्या बोल सकते हैं, मतलब कि हमने गुस्सा निकाला आते ही अपने हस्बैंड पे, लेकिन हमने किसी और चीजों को लेके निकाल दिया कि आपने मतलब कि आप बाहर से आज ये चीज नहीं लाए, इसलिए हम उसको सुना रहे हैं कि हाँ मैं इस पूरा बंदे को मतलब इसलिए, लॉजिकल होता है। हाँ लॉजिकल लगा दिया वहां पे कि इसलिए मैं हाँ सुना रही हूँ। पिछली से कोई हाँ कनेक्शन नहीं है पिछली बात से, लेकिन होता हाँ पिछली बात से ही कनेक्शन है, और लेकिन हाँ सिर्फ हाँ हमने वही हाँ लॉजिक लॉजिक दे दिया हमने। हाँ ये वाला चीज मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है। कहीं का गुस्सा मतलब कहीं पे, लेकिन लॉजिक बिठा दिया कि हाँ इसलिए डांट रही हूँ, इसलिए नहीं डांट रही। मैं गलत नहीं हूँ मतलब। और एक और यहाँ पे चीज है, जैसे कि इसमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि सपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ पुटिंग आवर इमोशन, कि हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन कई बार आपने लोगों को देखा होगा, पंचिंग बैग होता है, पंचिंग बैग ही बोलते हैं आई थिंक उसको, वो बॉक्सिंग बैग जो होता है वो बॉक्सिंग बैग, ये वो एक बैग होता है टाइप का, वो हैंगर पे लटका रहता है, उसको मतलब हाँ 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 बॉक्सिंग के हाँ लिए यूज करते हैं। हाँ तो हाँ लोग अपना अच्छा मतलब गुस्सा वहां पे निकालते हैं। ऑब्वियसली बात है, अब लोगों पे निकालेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर लोगों पे नहीं निकाल रहे, उस बैग पे निकाल रहे, तो सोशली एक्सेप्टेबल है, ठीक है, अपना गुस्सा कहीं पे तो निकाल रहा है बंदा, लेकिन हाँ किसी को हर्ट नहीं हो रहा उसकी वजह से, है ना, अच्छा तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। या फिर कई लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो बहुत ज्यादा काम करना स्टार्ट कर देते हैं, खुद भी हम्म किचन में हाँ सब्जियां बनाना स्टार्ट कर देते हैं, खाना बनाना स्टार्ट कर देते हम्म, हैं, आज मैं काम करता हूँ, ज्यादा कोई कोई काम। खाना खाना भी स्टार्ट कर देता है ना। हाँ, और बहुत ज्यादा खाना खाना स्टार्ट कर दिया है, मतलब गुस्सा निकालना है कहीं पे भी निकालो उस टाइप से। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म पे 6 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है। इन सब पे क्वेश्चन आए हुए हैं, वैसे जितने भी लिए हुए हैं सब पे क्वेश्चन आया हुआ है। एक ये हमारा रह गया सोमेटो डिसऑर्डर, एक ये और कर लेते हैं बस, उसके बाद क्लास ओवर कर लेंगे। सोमेटोफोम डिसऑर्डर क्या होता है कि जैसे कि हमने पहले पढ़ा था सोमेटिक सिम्टम्स में, कि साइकोलॉजिकल कंडीशन है जहाँ पे क्या करते हैं, एक पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है कि उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसका कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं मिल रहा है, मेडिकल रीजन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम बोलेंगे सोमेटोफोम डिसऑर्डर। So somatoform disorder are a set of psychological condition where a person experiences bodily symptoms that cannot be accounted for by medical or neurological diagnosis. वही चीज आ गई कि न्यूरोलॉजिकल या मेडिकल सिम्टम नहीं मिल रहा, लेकिन प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम। अब कितनी टाइप्स के होते हैं, टाइप्स देख लेते हैं एक बारी। टाइप्स ऑफ सोमेटोफोम डिसऑर्डर, कन्वर्जन डिसऑर्डर है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस है, सोमेटाइजेशन है, बॉडी डिस्मॉर्फिक है, पेन डिसऑर्डर है। अब कन्वर्जन डिसऑर्डर में क्या होता है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट नीड दैट, हाँ जी, an expression of psychological conflict need that involves an alteration or loss of physical functioning that suggests a bodily cause in the absence of a medical reason. कन्वर्जन डिसऑर्डर में क्या हुआ कि हमारी बॉडी जो पहले काम कर रही थी प्रॉपर, उसकी फिजिकल फंक्शनिंग कम हो गई है, यहाँ पे उतना काम हम नहीं कर पा रहे, मतलब जितना एक्टिव हम पहले रहते थे उतना एक्टिव अब एक्टिवली इतना एफिशिएंट तरीके से अभी हम काम नहीं कर पा रहे। पहले जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि मैं आधे घंटे में खाना बना लेती थी सारा, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मुझे वही 40 मिनट लग रही है, 50 मिनट लग रही है, मतलब उतने एक्टिवली मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। तो हम बोल सकते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर है कि मेरी बॉडी बॉडी मेरा साथ नहीं देती है, इस टाइप से हम बोल सकते हैं। मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है कि मैं फिजिकल एक्टिविटी अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ऑल्ट्रेशन हो गया और हाँ लॉस ऑफ फिजिकल फंक्शन, है ना, क्योंकि मैंने जब कन्वर्जन। मतलब हाँ जी, हाँ मैंने जब मतलब एलजीबी में कर रही थी ना एज ए स्टाफ नर्स, हाँ जी। तब मतलब मुझे चाइल्ड वार्ड में दिया था। हुँ, तो वहाँ पे मतलब एक लड़की थी, मतलब 16-17 ईयर्स का होगा, शायद उससे कम भी हो सकता है, 15-16 ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो लड़की मतलब ऐसे तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, कुछ मतलब वो नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके हिसाब से मतलब पेन है, कहीं और पेन है, कहीं इधर पेन है, मतलब इसलिए वो खा नहीं पा रही है, लेकिन खाती है, लेकिन हुँ, खा नहीं पा रही है, गले में दर्द है, मतलब ऐसा ऐसा उसका मतलब वो था। तो मैंने देखा था वो वाला केस, मुझे याद है, मैंने उसका डायग्नोसिस समय मतलब कन्वर्जन डिसऑर्डर था मतलब। हुँ, और वही मतलब उसका
ट्रीटमेंट भी इतना वो नहीं होता है ना, मतलब मेडिसिन भी इतना उनको नहीं मिलता है ना। एक्चुअली उनकी विल पावर कम होती है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे बेसिक कॉज जो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर का होता है वो होता है कि हमारे इमोशंस है ना वेंट आउट नहीं हो पाते। जैसे कि हमने ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को बहुत ज्यादा यूज कर लिया, या फिर हाँ। हमारे इमोशंस वेंट आउट नहीं हुए, मतलब कि हमने बिल्कुल भी यूज नहीं किया। एक ये कंडीशन भी हो सकती है कि हम्म, हमें गुस्सा आया लेकिन हम कहीं पे निकाल नहीं पाए, तो अंदर ही अंदर उस चीज को लेते गए, तो हेडेक वगैरह स्टार्ट हो जाता है। हमें लगता है हेडेक है, लेकिन उसका कोई मतलब कि रीजन नहीं मिलता, क्योंकि वो हमारे थॉट प्रोसेस के कारण हो चुका होता है कि हमारे जो हम मेंटली स्ट्रेस ले रहे होते हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से वो हेडेक हमें हो रहा है। फिर धीरे धीरे वो हेडेक है ना ट्रांसफर भी होते हैं, जैसे हाथ में हाँ। दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, या एपेटाइट में हो रहा है, इस टाइप से वो ऐसे ही मतलब कि हम्म, ट्रांसफर होता है। तो अपनी इमोशंस को कभी भी है ना मतलब दबाना नहीं चाहिए, उसको धीरे धीरे थोड़ा सा वेंट आउट हम्म, करना चाहिए। आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, जैसे कोई पर्सन है उसके साथ शेयर कर दो, हम्म, या कोई फ्रेंड है, या स्कूल में किसी से नॉर्मल बात कर ली, उसकी भी पूछ के हम्म, अपनी भी बता दी। तो थोड़ा सा मतलब कि ऐसा पर्सन, थर्ड पर्सन जिसका हमारे घर से कोई लिंक नहीं होता, मेनली हमारे हम्म, फ्रेंड्स हो सकते हैं, है ना। कि नेबर्स में हाँ। तो सब ऐसे होते हैं कि आज इसके साथ बात की तो उसने घर पे आके बता दी। तो फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, अपने ऑफिस कलीग्स के साथ कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम डिस्कस। तो वहां पे हमारे वेंट आउट हो जाएंगे इमोशंस, तो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर नहीं बनेगा। अगर वेंट आउट हम्म, नहीं होंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो हमारे बॉडी फिजिकल सिम्टम्स में आ जाते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसको डायग्नोज करेंगे तो कुछ नहीं मिलता। तो हमारे इमोशंस को नहीं दबाना बेसिकली। तो यहाँ पे हमारी फिजिकल फंक्शनिंग कम हो रही थी, जो काम मतलब कि हम पहले कर पा रहे थे इजीली, वो हम उतना एक्टिवली अब नहीं कर पा रहे। देन है हमारा हाइपोकॉन्ड्रियासिस। अब इसके अंदर क्या होता है, प्री ऑक्यूपेशन विद हैविंग और कॉन्ट्रैक्टिंग ए सीरियस डिजीज इन द एब्सेंस ऑफ ए मेडिकल रीजन। हम ये बोलेंगे कि नहीं हमें बहुत ज्यादा सीरियस डिजीज है, जैसे मैं बोल दूं कि मेरे को कैंसर है, लेकिन जब मैं कैंसर का टेस्ट करा रही हूँ तो वहां पे कुछ भी नहीं आ रहा। वो बोले कि नहीं आपको कैंसर नहीं है, मैं बोल रही हूँ मेरे को टीबी है, वो बोल रहे कि नहीं है। मैं ऐसे मतलब कि वो कर रही हूँ, और ये होगा हाइपोकॉन्ड्रियासिस हम बोलेंगे जब हम कोई सीरियस डिजीज की बात करें। HIV हो सकती है, कैंसर हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, मतलब जो जो बड़ी बड़ी डिजीज होती है, और उस केस में हम हाँ। हाइपोकॉन्ड्रियासिस बोलते हैं। ठीक है, कि हम बोल रहे हैं हमें है कि हमें कोई कोई सीरियस डिजीज हो गई है, मैं तो मरने वाला हूँ, हम्म, लेकिन रियल में क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। कि बेटा आपको कुछ नहीं है, आप एकदम सही हो, लेकिन आप ऐसे सोचते रहोगे तो पक्का मर जाओगे। तो ये चीज। हाँ। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, repeated concern with a variety of bodily complaint in the absence of a medical reason। बार बार रिपीटेडली मतलब किसी चीज की कंप्लेन कर रहे हो कि मेरे को हेडेक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, या मेरे को पेट हम्म, दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, मतलब कि एक हफ्ते तक आप लगातार यही चीज कंप्लेन कर, हम्म, लेकिन मेडिकल रीजन कोई भी नहीं मिल रहा। मतलब बार बार हम्म, रिपीटेड पे में एक ही चीज की आप कंप्लेन करोगे, तो हम बोल अच्छा। सकते हैं इस पर्सन को सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर है। लेकिन ऐसे लोगों को हम्म, ये समझाने की जरूरत होती है जिसको सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर हो सकता है, कि हम्म, कोई पर्सन लाइफ में ऐसा नहीं है जिसको थोड़ा बहुत पेन नहीं हो रहा, या फिर एक हेल्थी मतलब कि पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है, वो उन लोगों को समझाने की जरूरत होती है। थोड़ा बहुत हम्म, स्ट्रेस हर किसी को होता है। ये लोग सोचते हैं कि अगर मेरे को जरा सा भी स्ट्रेस है, या फिर अगर मेरे को जरा सा भी हाथ में दर्द है, अगर मेरा हाथ प्रॉपर मतलब कि हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी होती है जिनको मतलब कि करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है, अगर वो ये नहीं कर पा रही, इन लोगों को लगेगा नहीं मेरे को तो कोई प्रॉब्लम है, इस टाइप से। हम्म, बट इन लोगों को ये समझाने की जरूरत है एक हेल्थी पर्सन वो ही है जिसको मतलब कि कोई डिजीज नहीं है, जिसको मतलब कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कि थोड़े बहुत मतलब कि ऐसे सिम्टम है जो मतलब कि सही हो सकते हैं, मतलब कि आधे दिन में, एक दिन में, 2 दिन में सही हो सकते हैं। स्ट्रेस हो सकता है, हाथ पैर में दर्द हो सकता है, कई बार बच्चों की हड्डियां बढ़ती हैं तो भी उनको दर्द होता है हाथ पैर में। नॉर्मल हम कोई चीज ज्यादा काम कर लेते, ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते तो भी हमें हाथ में दर्द हो जाता है, लेकिन ये लोग उसको मतलब कि बोलेंगे कि नहीं हमें प्रॉब्लम है, ये उसको प्रॉब्लम का नाम दे देते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं हमने ज्यादा काम कर दिया आज, इसलिए शायद हम थके हुए हैं, हम ऐसे बोलेंगे, लेकिन ये रिपीटेडली एक पार्ट को लेके उसकी कंप्लेन करते हैं। फिर आता है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। अब इनको क्या होता है, इनके अकॉर्डिंग बॉडी से रिलेटेड है यहाँ पे, कि इनके अकॉर्डिंग एक परफेक्ट बॉडी साइज होता है, परफेक्ट फिगर होता है। अगर ये उनके अकॉर्डिंग नहीं हो पाते तो ये बोलेंगे कि हम मतलब कि एबनॉर्मल है, या हमें डिसऑर्डर।
जैसे कि कई लोग होते हैं जीरो साइज करना है, उसके लिए डाइट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता ना, अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो इनको ये लगेगा कि नहीं हम नॉर्मल पर्सन नहीं है। या फिर कई बार होता है कि हम शीशे में बहुत ज्यादा अपने आप को देखते रहते हैं, हमें लगता है नहीं आंखें हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, नाक हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, लिप्स हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, हमारे बाल थोड़े और लोगों के कंपेरिजन में कम है, हम थोड़ा सा मोटे लग रहे हैं, हमारे हाथ थोड़े से मोटे हैं, हम उतना फिट नहीं है। अगर उस चीज को हम ज्यादा ओवर थिंक करें और बार बार यही चीज करते रहें तो वो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर बन सकता हम्म, है। हमें लगेगा कि हम नॉर्मल पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं है। बट एक नॉर्मल पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है? नॉर्मल पर्सन कैसा होता है? जिसकी दो आंखें, नाक, हाथ, पैर, मुंह और जो काम कर रहे हो प्रॉपर तरीके से, ये होता है। ऐसा नहीं होता कि मेरे मतलब कि पतली नाक नहीं है तो मतलब कि मेरे को बॉडी डिस्मॉर्फिक मतलब कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। तो हम ऐसे हाँ पर्सन को बोल सकते हैं, है ना? और सबके साथ होता है आई थिंक ये। अगर ये लंबे तक टाइम तक हो, मतलब कि हम बहुत ज्यादा इमेजिन करने लग जाए ये चीजें, बहुत लंबे टाइम तक ये प्रॉब्लम चलती रही, क्योंकि आई थिंक हाँ टीन एज में तो बहुत ज्यादा मतलब कि आई थिंक सबके साथ ही ये प्रॉब्लम होती है होता कि है, हम हाँ। और बहुत ज्यादा। स्पेशली लड़कियों के साथ ज्यादा होता है ना। हम्म, हाँ, हमें लगता है कि नहीं हमारे बाल स्ट्रेट नहीं है, औरों के बाल स्ट्रेट हैं, या फिर हमें लगता है कि नहीं हमें मतलब कि कर्ल कराने चाहिए थे अपने बाल, हमारे कर्ल नहीं है, हमारे चेहरे पे कर्ल ज्यादा सूट करते थे। आईज हाँ लगती है कि नहीं हमारी आई छोटी है, या हमारी आईज बहुत बड़ी है, लिप छोटे हैं, लिपस्टिक भी नहीं लगा पा रहे तब बड़े हैं, इस टाइप से मतलब कि नाक पतली नहीं है। एक्टर्स क्या करते हैं, कभी किसी चीज की सर्जरी करा रहे, कभी किसी चीज की सर्जरी करा रहे, उनको लगता है कि नहीं हम एक नॉर्मल पर्सन जैसे नहीं है, या फिर हम सुंदर नहीं, उनको लगता है हम सुंदर नहीं है। तो एक नॉर्मल पर्सन वही है जिसके सारे मतलब ऑर्गन प्रॉपरली काम कर रहे हैं। उनको ये समझने की हाँ जरूरत है। यार सुंदरता अपने नजरिए में होती है यार, अगर तुम सर्जरी भी करा लोगे तो भी तुम सुंदर लगोगे, ये भी गारंटी नहीं होती। तो ऐसे लोग जो ओवर कंसर्न हो जाते हैं इन चीजों को लेके, अगर बहुत लंबे टाइम तक ओवर कंसर्न रहते हैं तो उनको बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर हो सकता है। फिर आता है पेन डिसऑर्डर, कि पेन हो रहा है बॉडी में, लेकिन क्यों हो रहा है कोई भी फिजिकल बेसिस का नहीं मिलता। ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं पेन डिसऑर्डर। जैसे कि आपने बताया था कि एक लड़की थी, उसको बार बार बोल रही थी गले में पेन हो रहा है, मुझे खाना नहीं खाया जा रहा, अब यहाँ पे पेन है, अब यहाँ पे पेन है, लेकिन उसको तो मेडिकल डायग्नोसिस भी कुछ नहीं निकल रहा था, तो उसको हम बोल सकते हैं कि पेन डिसऑर्डर। कि कन्वर्जन में क्या होता है कि आपकी साइकोलॉजिकल एक्टिविटी घट जाती है, फिजिकल फंक्शनिंग कम हो जाती है, कि आप नॉर्मल जो रूटीन वर्क कर पा रहे थे उसमें टाइम लग रहा है, आपको कर पा रहे हो लेकिन टाइम लग रहा है। लेकिन पेन डिसऑर्डर में आप कंप्लेन कर रहे हो कि हमें पेन हो रहा है, आज यहाँ पे पेन है, कल यहाँ पे पेन है, लेकिन फिजिकल डायग्नोसिस नहीं। कॉजेस दिए हुए हैं सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर के। कॉजेस में क्या क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी टू पेन। अगर थोड़ा सा भी पेन हो रहा है उसको हम ये उसके लिए हाइपर सेंसिटिव हो रहे हैं, कि हम बार बार देख रहे हैं नहीं हमें अभी भी दर्द हो रहा है, अभी भी दर्द हो रहा है। नॉर्मल पर्सन को भी थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस उसको भी होता है। अगर नॉर्मल आप बाहर से आते हो तो थोड़ा सा हेडेक आपको भी हो जाता है, देन आप फ्रेश हो जाते हो, नहा के आते हो, खाना वाना खाते हो, देन आप नॉर्मल फील। लेकिन ये लोग क्या होता है कि हमें हल्का सा भी सर दर्द हो रहा है, आज हमें थोड़ा सा दर्द हो रहा है तो हम मतलब कि पेन में है, हमें प्रॉब्लम। नेगेटिव पर्सनैलिटी, हर चीजों को नेगेटिव लेने की जो आदत होती है, ओवर थिंक करने की आदत होती है, वो चीज इसमें आ सकती है। ये सामने वाले पर्सन ने मुझे ऐसा बोला है तो क्यों बोला है, उसने मेरे को नेगेटिव वे में बोला है, टारगेट करने के लिए बोला है मुझे, मतलब जानबूझ के मतलब कि टारगेट किया जा रहा है, वो मेरा मजाक उड़ा। तो हर चीज को मतलब कि जैसे नेगेटिव ले लेते हैं, वो चीज के कारण हो सकता है। इनएबिलिटी टू हैंडल इमोशनल इश्यूज, इमोशनल इश्यूज को हैंडल करने की कैपेबल नहीं होती, एबिलिटी एबिलिटी नहीं होती हमारे अंदर। तो इमोशनल इश्यूज कैसे हो सकते हैं? ब्रेकअप हो सकता है, ब्रेकअप से नहीं उबर पा रहे हो, डाइवोर्स हो सकता है, या फिर मिसकैरेज हो सकता डेथ है। हो सकता है ना, कैसा क्या? किसी की किसी हाँ, डेथ, किसी की डेथ हो डेथ सकती भी हो सकता है ना। है, हाँ बिल्कुल, डेथ हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री और अपब्रिंगिंग हो सकती है, कि आपकी फैमिली में भी ऐसे कोई प्रॉब्लम रही है पहले, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर को हुआ है इसलिए आपके साथ हो रहा है, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। अपब्रिंगिंग में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी हो सकता है कि आपने बच्चे को अपने मतलब ट्रीट ही इस तरीके से किया है पूरी लाइफ टाइम में, आपने उसको मतलब पूरा पैम्पर करके रखा हुआ है कि उसके पास कोई भी स्ट्रेस आने ही नहीं दिया। तो बच्चे को क्या लगेगा कि नहीं, मतलब कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा था आज तक, लेकिन अब प्रॉब्लम आ रही है, अब प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन वो प्रॉब्लम स्टार्टिंग से थी, आपकी फैमिली ने आपको कभी उसको मतलब कि देखने नहीं दिया। जब तक आप बच्चे थे आपके पेरेंट्स आपको पूरा पैम्पर करके रखते थे, आप तक पहुंचने ही नहीं दिया उनको, हम्म प्रॉब्लम तो पहले भी थी।
एक्स्ट्रा केयर नहीं करती है, मतलब पेरेंट्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा केयर करते हैं, अपने बच्चे को प्रॉपर खिलाना, प्रॉपर उनको सुलाना, हर चीज पूरी करना, हर चीज आगे से आगे लाके देना, तो उसने कभी स्ट्रगल ही नहीं करने दिया होता बच्चे को, तो उनको पता ही नहीं होता कि मतलब कि शेयर करना क्या होता है, वेट करना क्या होता है, कैसे मतलब कि पेशेंस रखना क्या होता है। जब वो बड़े होते हैं तो वो इन चीजों से डील नहीं कर पाते, लोग उनको बुली करते हैं वो उसको हैंडल नहीं कर पाते, लोग उनका मजाक उड़ाएंगे उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। अगर फैमिली में वो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा होता है तो वो उसको हैंडल कर पाता है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं? साइकोथेरेपी हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है साइकोथेरेपी। रिलैक्सेशन टेक्निक्स हो सकती हैं, जिसमें हमारे म्यूजिक की रिलैक्सेशन टेक्निक आती है, ब्रीदिंग की आती है, या बैकवर्ड काउंटिंग्स की आती है। बैकवर्ड काउंटिंग करो आप रिलैक्स फील करोगे, म्यूजिक सुनो तो आप रिलैक्स फील करोगे, नींद लेने की कोशिश करो, या चीजों को ऑब्जर्व करो। माइंडफुलनेस थेरेपी होती है, वो भी एक रिलैक्सेशन टेक्निक है, ठीक है। इस टाइप के आ सकते हैं। फिर आता है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस जैसे कि मैम ने बोला था, अब मतलब कि जो थेरेपिस्ट होते हैं वो इसको यूज नहीं करते, वरना पहले करते थे, सुलाने के लिए कर सकते हैं, या फिर आप परेशान हो वो चीज पता लगाने के लिए कर सकते हैं। वो पेंडुलम जो हमने आजकल वो मतलब सीरियल्स पेंडुलम में वाला बहुत ऐसा देखा, करके करते हाँ हैं ना। सीरियल्स में देखा है बहुत ज्यादा। हाँ, सीरियस नहीं देखा है। हाँ, मतलब रियल लाइफ में तो इतना देखने को नहीं मिला। एक ऐसा सीरियल नहीं है। भी आया था आई थिंक, जिसमें महिमा चौधरी आई थी फर्स्ट एपिसोड में, मुझे नाम याद नहीं है सीरियल का। तो उसमें ना पास्ट लाइफ में लेके जाते थे कि आपको आज किसी चीज से डर लगता है, अगर जैसे मैं बोलूँ मेरे को छिपकली से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो वो बोलते थे कि आपके साथ है ना पिछले जन्म में ऐसा कुछ हुआ होगा कि छिपकली की वजह से आपकी डेथ हुई होगी, तो इसलिए आपको उससे डर लगता है। तो वो मुझे क्या करेंगे, हिप्नोसिस करके वो पेंडुलम वगैरह दिखा के मुझे सुला देंगे, और देन मेरे को पास्ट लाइफ में ले जाएंगे, अपने पुरानी वाली लाइफ में, मतलब पुनर्जन्म जो होता है ना, पुराने जन्म में लेके जाएंगे, और मुझे मतलब कि दिखाएंगे कि हाँ, जब मैं इमेजिन करके उनको बताऊंगी सारी चीजें कि हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था और छिपकली की वजह से मेरी डेथ, दैट इज हिप्नोसिस, ये होता है। एक बहुत अच्छी हॉन्टेड मूवी है हॉलीवुड की, इनसाइडियस चैप्टर 1 2 3 4, 4 पार्ट आए हैं उसके। उसमें भी हाँ। हिप्नोसिस करके वो मतलब कि उसको मतलब कि दुनिया में ले जाते हैं, दूसरी दुनिया में, मतलब बॉडी से आपकी आत्मा को अलग करके, और वो दूसरी दुनिया में लेके जाते हैं। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। मतलब मैंने उसकी 4 5 पार्ट हैं, 4 5 मैंने पूरे देखे हैं। उसमें बहुत अच्छा सा मतलब कि डिस्क्राइब किया हुआ है, उसमें भी वो आत्मा को बाहर निकालने के लिए या दूसरे अपने बच्चे की आत्मा को ढूंढने के लिए वो ऐसे हिप्नोसिस का यूज करते हैं। एक लेडी होती है, उसको बुलाया जाता है, तो उसका बच्चा होता है, वो मतलब कि अपनी बॉडी को छोड़ के, और उसकी आत्मा घूम के आती थी, तो उसकी आत्मा को कोई कैद कर लेता है। देन उसके फादर को मतलब कि हिप्नोसिस करके उसकी बॉडी से अलग किया जाता है, और उसको बोला जाता है कि तू अपने बच्चे की आत्मा को ढूंढ के लेके आ घर में वापस, और देन तेरा बच्चा मतलब ठीक हो जाए। उसका बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, कोमा में होता है, तो वो उसको लेके आता है। तो इस पे बेस है वो हिप्नोसिस। फिर होते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स। बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जिनसे एंजाइटी कम होती है, जैसे स्वेटिंग आना, या फिर परेशान हो जाना, बहुत नॉर्मल जो एक्टिविटीज होते हैं वो नहीं कर पाना, करना चाहते हो पर कर नहीं पाते, बेल्ट लगाना, कपड़े पहनना, नहाना, अपने से नहीं कर पाते हो आप, जो आप पहले कर पा रहे थे आराम से, वो होती है एंजाइटी। तो एंटी एंजाइटी ड्रग्स आते हैं जो आपके मतलब कि ब्रीदिंग रेट को और हार्ट रेट को, डिप्रेशन को, बीपी को मतलब नॉर्मल कर देते हैं, तो उससे आपको एंजाइटी मिलती है। एंटी डिप्रेशन ड्रग आते हैं जो आपको डिप्रेस होने से, लो मूड होता है तो आपके मूड को थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। रेगुलर फिजिकल एग्जामिनेशन आ सकता है इसमें। नॉर्मल आप डेली डेली जाके दिखा रहे हो कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डेली तो नहीं, मतलब मंथली चेकअप हो सकता है, ईयरली चेकअप हो सकता है कि कोई डिजीज तो नहीं है। कई बार होता है ना डाउट हो तो भी मतलब कि चेक करा लेना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी एक सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर की मुझे पिक्चर मिली थी गूगल पे, बहुत मस्त पिक्चर है, इसमें मतलब कि दिया हुआ है कि सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर क्या होता है। पहले इसमें मतलब कि जैसे कि आपका ये रिवीजन के लिए बहुत काम आती है, जैसे पिक्चर्स होती है ना, जैसे ये पिक्चर है, इसमें आपको पता चल रहा है कि सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर क्या है, यहाँ से आपको डेफिनेशन, सिम्टम्स क्या क्या है, हेड चेस्ट इंटेस्टाइन में क्या है, ब्लैडर में क्या है, बोन्स में क्या क्या हो सकते हैं, पेन के सिम्टम हो सकते हैं, कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, डाइट क्या क्या होनी चाहिए, डाइट का तो वैसे क्वेश्चन नहीं आता, ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं, इतना क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपने जस्ट इस पिक्चर को देखा, आपको यहाँ से मतलब कि रिवाइज करने में इजी रहेगा, पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उन चीजों में ये पिक्चर्स बहुत मतलब काम होती है, जैसे कि हम डिटेल में डिस्कस कर लिया। देन आप एग्जाम के लिए जा रहे हो, आपको रिवाइज करना है, तो आप फटाफट इसको देखो, पिक्चर को, आपने बाकी सारा पढ़ा हुआ है, पिक्चर को देखोगे तो आपको याद हो जाएगी वो।
तो ये मतलब कि उसके लिए बहुत ही मेरे को अच्छी लगी, इसलिए मैंने इसमें डाल दी थी, नोट्स में भी डाली हुई है ये तो इसमें एक बारी सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर हमने पढ़ा था कि सिंड्रोम है, प्रोलॉन्ग फिजिकल सिम्टम नहीं होते, फिजिकल सिम्टम्स होते हैं लेकिन इसका मेडिकल कॉज नहीं होता, ठीक है, पता नहीं चलता नहीं मेडिकल कॉज क्या है। सिम्टम्स में हेड का फ्रिक्वेंट हेडेक हो सकता है, पेन इन चेस्ट हो सकता है, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम हो सकती है कि एब्डोमिनल पेट में क्रैम्प आ रहे हैं, नॉजिया फील हो रहा है, ब्लॉटिंग हो रही है, वॉमिटिंग आ रही है बार बार, डायरिया हो रहा है, लूज मोशन वगैरह लग जाना, फूड इंटॉलरेंस, फूड पॉइजनिंग हो रही है, हजम नहीं हो रहा खाना, बैक पेन हो रहा है, ब्लैडर में प्रॉब्लम हो रही है, यूरिन आ रहा है बट पेनफुल आ रहा है, पेल्विक पेन हो रहा है, जो हमारे वेजाइना होती है या जेनिटल एरिया होते हैं उनमें पेन होना, बोन्स में पेन हो रहा है, कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, जेनेटिक हो सकते हैं कि अगर फादर मदर में किसी को होती है तो मतलब कि अगर दोनों में है तो 40% चांसेस है आपको भी हो सकती है, 10% चांसेस है अगर किसी एक में भी है। एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं जैसे कि ओवर थिंकिंग हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, जॉब पे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही उसको लेकर स्ट्रेस हो, या फिर आपकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है कि जिसकी वजह से आप कभी मतलब कि आपने मतलब कि देखा नहीं है कि स्ट्रेस होता गया है, आपने कभी झेला ही नहीं है, स्ट्रगल नहीं फेस किया। चाइल्ड अब्यूज हो सकता है कि बुली किया जा रहा है, बच्चे को परेशान किया जा रहा है, अब्यूज किया जा रहा है, पर्सनैलिटी ट्रेट हो सकते हैं, अलग अलग पर्सनैलिटी हो सकती है कि आप दूसरों को कदर नहीं करते हैं, दूसरे आपको कदर नहीं करते हैं, फैमिली में आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं मिलती है, तो इसकी वजह से भी आपको मतलब की प्रॉब्लम हो सकती है। डिफिकल्टी प्रोसेसिंग इमोशंस, कि आप अपने इमोशंस को निकाल नहीं पा रहे हो, वेंट आउट काम पे वो चीज नहीं मिलती। बाकी डाइट इसमें लिखी हुई है, डाइट आई थिंक जरूरी मतलब कि हमारे इस पे क्वेश्चन नहीं आता, बट ट्रीटमेंट में हम लिख सकते हैं, इसमें ट्रीटमेंट में हमारे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग लिखा हुआ है, टॉक थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, सीबीटी, ड्रग का ट्रीटमेंट लिखा हुआ है ना। और डाइट में सबको पता है बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, सोशल एक्टिविटीज करनी चाहिए, जब भी हम अच्छा नहीं फील कर रहे होते हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, हम अच्छा फील करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्लिप लेनी चाहिए अच्छी, जिसकी वजह से फिर नींद के बाद हम लोग अच्छा फील करते हैं, हाँ है ना। कई बार झगड़ा भी हो जाता है उसके बाद भी, क्या होता है कि नींद लेने के बाद हम नॉर्मल फील करते हैं, हमने तो कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया था। ये चीज मेडिसिन के नाम दिए हुए हैं, तो हम तो भाई साइकेट्रिस्ट तो है नहीं, तो हमें तो इतना डिटेल में पता नहीं है, सिर्फ नाम दिए हुए हैं, पता नहीं जिनको होता है उनको मतलब कि ये प्रिस्क्राइब करते होंगे मेडिसिन। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही था, बाकी नेक्स्ट लेक्चर हम देख लेंगे, अगर आप फ्री हुए तो आप अटेंड कर लेना, अगर आप बता देना, वरना हम सैटरडे को रख लेंगे। सैटरडे आपको ऑफ होता है? सैटरडे में फ्री हूँ, और सैटरडे को तो मुझे ट्रेवल करना पड़ेगा, अ, क्योंकि संडे को हम लोग का एग्जाम है, प्रैक्टिकल एग्जाम। ठीक है, कोई बात नहीं है, जैसे कि आज की क्लास रिकॉर्डिंग है तो मैं मतलब कि रिंकी को सेंड कर दूंगी, देन उसकी जो क्लास होगी वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, जैसे अगर आपके नहीं ले पाते हो, क्योंकि ओके। उसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे को फोन करके पूछ लेना या कैसे भी पूछ लेना, है ना। हाँ तो आज की क्लास में कुछ ऐसा तो नहीं है जो समझ में ना आया हो, आई थिंक सिंपल था, मतलब कि ज्यादा। हाँ सिंपल था, समझ हाँ में आया। हाँ, एक बार खुद से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, बाकी मैं आपके साथ पीपीटी शेयर कर देती हूँ और व्हाट्सएप की नोट्स, वो सॉरी माइक्रोसॉफ्ट में नोट बनाया हुआ है, वो एक हाँ बार हाँ, आपके साथ शेयर कर देती हूँ, है ना? तो वो आप थैंक यू।